सो हेलो एवरीवन। तो ये जो लेक्चर आपके अलग अलग तरीके से चल रहे हैं, तो इसमें वी विल फोकस मेनली कि ख़ास तौर से जो न्यूज़पेपर के अंदर सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन है उसको किया जाए। और ये ज़रूरी है क्योंकि पीडीएफ आपके पास शेयर्ड है, प्रॉपर नोट्स हैं प्लस लेक्चर है, उन वीडियोस को देखना है। सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन आपको फोकस करना है। साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे पीआईबी के, डाउन टू अर्थ के और दूसरे जो पीडीएफ्स आपको अपलोड होते हुए मिलते जाएंगे इस कोर्स के अंदर, तो उसको भी बढ़िया तरीके से करना है। तो इस लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनना है। अलग अलग लेक्चर जो है उसको मतलब एडिट करके और कंपाइल किया गया है सब्जेक्ट वाइज, तो बहुत हेल्पफुल है। इनको बहुत फोकस करना और अपने स्टैटिक के साथ जोड़कर पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जिंक रूफ्स। संडे का टॉपिक भी कवर होता है, ठीक है। मतलब मंडे को हम लोग संडे और मंडे दोनों के टॉपिक्स हो जाते हैं। तो अभी ये टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ संडे का टॉपिक है। तो कोई भी दिन का कंटेंट आपका मिस नहीं होता है। संडे का टाइम आप चाहो तो अपना रिवीजन के लिए ले सकते हो और कंटेंट पूरा कवर होता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जिंक रूफ्स के बारे में देख लेते हैं। तो जिंक जो है, अब ये पेरिस के अंदर हाईलाइट किया गया है कि जो रूफ्स, जो छत होती है ना, उसके ऊपर जिंक की कवर होती है। अब आप में से कोई पेरिस घूमने गया हुआ तो बता सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब इस वजह से जब पूरे फ्रांस को आप ऊपर साइड से देखते हो तो वो बहुत ही ग्रेइश लगता है। अब ये मतलब एक मुहिम सी चल रही है कि ये एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है और इसको यूनेस्को की जो लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, उसमें इंक्लूड करना चाहिए। इसकी एक मुहिम चल रही है। तो आपको बस याद रखना कि जिंक रूफ्स क्या हैं, और आप चाहो तो गूगल में इमेज देख सकते हो और इसका मतलब क्यों न्यूज़ में है। तो बस आपको याद रखना, फ्रांस में ये जिंक रूफ्स होती हैं। मतलब जो ऊपरी हिस्सा उसमें जिंक की एक कवर टाइप होती है, जिससे ऊपर से जिंक का एकदम ग्रे ग्रे टाइप दिखता है। जैसे कभी आप जयपुर आओगे तो जयपुर में जो पुराना शहर है वो पूरा पिंकिश कलर, वहाँ कुछ घर भी बनते हैं तो पिंक कलर ही जनरली जो है वो प्रेफर करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ जिंक की बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज स्पेस स्टे अफेक्ट एस्ट्रोनॉट्स। आप ये भी देखोगे तो अगर बहुत समय तक एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में रहते हैं तो ये कैसे उनको अफेक्ट करता है। तो फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं और इसमें एक स्पेसिफिक आपका है कि साइकोलॉजिकल हो सकता है, हेल्थ रिस्क हो सकता है, फ्लूइड शिफ्ट हो सकता है। तो ये है हमारी मतलब एक एस्ट्रोनॉट है वो अभी स्पेस में है, इस वजह से ये आया कि क्या क्या अफेक्ट हो सकता है। मेंटली तो देखो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप खुद सोचो एक रूम के अंदर अगर आपको 4 दिन भी रखा जाए तो आप सोचो कैसा रहेगा। अब एक ही जगह पे भले स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन बाद में बड़ा चैलेंज रहता है। तो ये पूरा फिजियोलॉजिकल हेल्थ रिस्क और ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। एक टर्म है स्पेसोमिक्स। स्पेसोमिक्स क्या है? ये सेट ऑफ स्टडीज़ है जो कि किस तरीके से स्पेस एनवायरनमेंट में हमारा शरीर अफेक्ट होगा। ये पूछा जा सकता है आपसे, स्पेसोमिक्स क्या होता है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला ही इसमें ऑप्शन आपको दे देंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और हम मान के बैठ जाएंगे। तो आप ये समझना कि स्पेसोमिक्स का मतलब क्या होता है कि जो मतलब स्पेस एनवायरनमेंट है उसमें जो शरीर है वो कैसे अफेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हनी बी इन वायरस। ये देखो ये सब प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं। हनी बी इन वायरस ट्रांसमिशन। अब देखो इतने सारे मैं टॉपिक्स करा रहा हूँ, अब चाहो तो यूट्यूब पूरा सर्च कर डालना, नहीं मिलेंगे इतने सारे टॉपिक्स। और दूसरी चीज़ क्या है, एक न्यूज़पेपर को फॉलो करना। अब थंबनेल में दिखा देंगे ये 5 न्यूज़पेपर और एक भी अच्छे से कवर नहीं होगा, तो इट्स बेटर एक पे फोकस करो। कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो आ जाएगी, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो हनी बी इन वायरस ट्रांसमिशन। तो अब यहाँ पे कहा क्या गया कि हनी बीज जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती हैं वायरस के ट्रांसमिशन के लिए इन वाइल्ड बम्बल बीज। बम्बल बीज की फोटो है क्या, आप चाहो तो देख लेना। तो अब ये भी आप सोचो कि अब आप खुद सोचो कि ये जो हनी बीज, बम्बल बीज, ये सब इंसेक्ट्स, इनका फूड सिक्योरिटी में कितना महत्वपूर्ण रोल है। क्यों? जो जो ये फूल होते हैं ना, फूल मतलब जो फूल होते, फूल मतलब क्या बोलता हूँ, फ्लावर्स जो होते हैं उसमें ये पॉलेंस को लेके अपने पैरों से और फिर वो दूसरे फ्लावर में या स्टिग्मा स्टाइल में लेकर जाएंगे, फिर वो पॉलेंस जो है नीचे जाएंगे, अंदर जाएंगे, फर्टिलाइज होंगे, सीड बनेंगे, ऐसा। अब मान लो कि यही जो इंसेक्ट्स हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से मर जाएं या फिर वायरस, नए नए वायरस आ जाएं, ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाए, सब कीड़े मर जाएं, तो आप खुद सोचो फूड सिक्योरिटी का क्या होगा। ना फ्रूट्स हो या फ्रूट्स क्रॉप्स, कुछ भी आप एग्जांपल ले लो, इनके बिना मतलब पॉलिनेशन होगा ही नहीं तो कैसे। तो एक ये भी याद रखना कि जो हनी बीज हैं दे ऑल्सो फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इन अदर, जैसे बम्बल बीज हैं उनमें। ये स्टडी जो है वो आपकी कह रही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक टॉपिक है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स टारगेटेड कीमोथेरेपी। कैंसर में कीमोथेरेपी आपकी की जाती है। इसमें 2 चीज़ें बस आपको याद रखना है कि
CKD1 और TDP1, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि CDK1 और TDP1 ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कैंसरस सेल्स में, और जब कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है तो रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग इन मॉलिक्यूल्स को टारगेट किया जाता है। तो इतना बस आपको याद रखना है। जनरली क्या है कि जनरली पहले TOP1 टॉप 1 करके जो ये आपका है इसको टारगेट किया जाता था पहले। इन मॉलिक्यूल्स को, जो दवा है कैंसर के खिलाफ, वो इसको टारगेट करती है। अब एक धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो सेल्स हैं वो भी बहुत रेजिस्टेंट हो रहे हैं, तो ये नए मॉलिक्यूल्स CDK1 प्रोटीन और TDP1 एंजाइम्स, इन मॉलिक्यूल्स को जो है टारगेट, कंबाइंड टारगेट जो है किया जा रहा है, जिससे कि जो कैंसर, एंटी कैंसर जो है आप कह सकते हो कीमोथेरेपी सक्सेसफुली किया जा सके। तो ये थोड़ा सा आपको देखो, मेंस में कोई प्रश्न नहीं आएगा, बट आपको याद रखना है CDK1 रिसेंटली या TDP1 या TOP1 रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है। पहला टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, NGS है आपका। एक बार मुझे बता देना वॉइस आप लोगों को क्लियर है क्या। कल मेरे कमेंट रीड किया था कि बोले वॉइस नहीं सही आती है, तो मुझे बता देना। वॉइस तो देखो फुल में ही है और माइक भी ठीक है, तो कोई वॉइस का तो दिक्कत नहीं है। मुझे एक बार ज़रूर से हाईलाइट कर देना, वॉइस का तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब उसकी क्वालिटी में, वॉइस का तो उसमें क्वालिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा बता देना, है ना। कई बार माइक का भी समझ में नहीं आता, कई बार इश्यूज टेक्निकल आते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ का कोई इशू तो नहीं, क्योंकि देखो ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है इससे बड़ा अगर मैं करूँगा तो आपकी जो स्लाइड्स है वो 2 गुनी हो जाएंगी। मतलब अभी अगर पूरी स्लाइड्स देखोगे तो लगभग 50 या 51 स्लाइड्स हैं। अब आप में से कई बोलेंगे सर और शॉर्ट में कराओ, तो इससे शॉर्ट में नहीं हो सकता है, और टॉपिक मैं कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि हर टॉपिक जो है एक ना एक सब्जेक्ट को डील करता है। इसको करंट अफेयर के नाम से पढ़ोगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा लगे, लेकिन अगर आप ये पढ़ोगे कि यार साइंस, टेक, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके एडवांस टॉपिक्स पढ़ रहे हो आप, तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना, और हमेशा सब्जेक्ट वाइज ही पढ़ना है, नोट्स आपको सब्जेक्ट वाइज ही बनाना है, खाली करंट अफेयर नाम से नहीं पढ़ना। स्टैटिक के साथ लेकर चलो, स्टैटिक बहुत मैटर भी करता है। तो यहाँ पे देखो NGS क्या है, हाई थ्रूपुट मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग DNA एंड RNA। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करो, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका शरीर मतलब वो कैसे बन के रहता है, सेल से बना है, सेल के अंदर DNA है आपका, और DNA में सर्टेन न्यूक्लियोटाइड्स आपके प्रेजेंट होते हैं और उनको सीक्वेंस करना। जैसे अगर सपोज करो, मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है कि अगर सपोज करो आपसे पूछा जाए कि यार 8th क्लास में कितने बच्चे हैं, और वो है ना 8th क्लास में कितने बच्चे हैं उनकी हाइट बताओ, चौथा सबसे लंबा बच्चा कौन है, अगर आपसे ऐसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप क्या करोगे। अभी आपको नहीं पता तो क्या करोगे कि बोलोगे सब लोग खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ। लाइन से खड़े होकर आप बोलोगे यार ये इस हाइट वाइज खड़े कर दोगे और चौथा नंबर आप बता दोगे कि देखो चौथा नंबर जो है आपका इस बच्चे की, चौथे नंबर की हाइट इस बच्चे की। इसी तरीके से जो DNA है वो बना होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स बोलता है, और न्यूक्लियोटाइड्स की जैसे एक दीवार ईंट की बनी होती है ऐसे न्यूक्लियोटाइड DNA बनाता है। और ये सर्टेन जो कंपोनेंट्स हैं इनकी जब आप सीक्वेंसिंग करते हो DNA और RNA की, और लाइक मल्टीपल सीक्वेंस साइमल्टेनियसली, जैसे अगर मैं ये पूछूं एक क्वेश्चन, जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि 7th क्लास, 6th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, इस सारी क्लास में जो बच्चे हैं उसमें सभी क्लास में 4th नंबर की हाइट सबसे ज़्यादा किसकी है, ऐसा मैं पूछता हूँ। तो अगर एक नॉर्मल मेथड अपनाया जाए तो हम एक एक करके देखेंगे, और जैसे अगर कुछ ऐसा मेथड आ जाए कि एक साथ सब खड़े हो जाओ और फटाफट आप बता दो कि चौथे नंबर का हाइट इसकी है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है क्या है कि मल्टीपल सीक्वेंस एक साथ जो है वो अरेंज हो जाएंगे, मल्टीपल, और आप बता सकते हो कि अच्छा सीक्वेंस के बेसिस में बता सकते हो अच्छा यहाँ पे कोई दिक्कत है, सीक्वेंस के बेसिस में बता सकते हो यहाँ कोई एरर है, क्योंकि देखो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका जितने भी फीचर्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं वो जीन पर आपके निर्भर करते हैं। सो जीनोमिक्स का मतलब क्या होता है, जीनोमिक्स का मतलब जितनी जो आपकी जीन्स प्रेजेंट है उनको अगर आप मिला दो दे आर जीनोमिक्स। तो ये जीनोमिक्स में, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर से रिलेटेड है, डिजीज़ रिसर्च पे है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का कंसेप्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, बताना, ठीक है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब ये नहीं कि कोई आपको आके जो है खिलाएगा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का कंसेप्ट आप बताना। अब अगर की फीचर्स देखा जाए तो स्पीड क्या है,
तो स्पीड इसकी फास्टर है। देखो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो देखो मैंने पॉइंट्स फॉर्मेट पूरा बना दिया। अब देखो यही कंटेंट बनाने में समय लगता है, आप लोग मतलब मैच्योर है, ये सब समझ पाते होंगे कि कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए थोड़ा हम लोग को, मैं सुबह 7 बजे सेशन नहीं ले सकता कि पूरा जो न्यूज़पेपर है अब उसको मैं पूरा फटाफट कॉपी करके और जल्दी जल्दी कर दे। तो वो जो नए स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो बिगिनर्स होते हैं, तो वो उस चीज़ को करते रहते हैं। लेकिन हमें देखना है कि हम लोग को कंटेंट सही रखना है और उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और आपको भी अगर आप समय दे रहे हो 30-40 मिनट 50 मिनट, तो उसमें भी आपको अच्छा कंटेंट मिले और जो भी पीडीएफ है उस पीडीएफ से भी आपको अच्छा एक आउटपुट मिले कि आप आसानी से पढ़ पाओ और आपका रास्ता थोड़ा आसान रहे। ठीक है, तो ये थोड़ा इसलिए मैंने कर दिया है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का क्या है, ये तेज़ी से सीक्वेंसिंग कर सकता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। मतलब अगर आप देखोगे कि जो कॉस्ट है, मतलब अगर आप सीक्वेंसिंग करते हैं हम लोग, तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी आपका पर बेस सीक्वेंस, वो भी आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस अगर देखोगे तो वो भी है रिड्यूस आपका है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बेटर हुई है। डेटा का आउटपुट मतलब बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट होता है, क्योंकि जितनी भी सीक्वेंसिंग डीएनए की आप करोगे उस बेसिस में आप सर्टेन चीज़ें कंक्लूड करोगे, तो उसके लिए जो डेटा जनरेशन है वो भी बहुत अफेक्टिव है इस केस के अंदर। एप्लीकेशन इसका जीनोमिक्स में, ऑन्कोलॉजी में, इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर और क्लिनिकल डायग्नोस्टिक। देखो क्योंकि देखो यहाँ पे हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग अगर कर रहे हैं, जीन सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये सीक्वेंसिंग करके ये इस जीन में एरर है, ये दिक्कत है, तो हम ये समझ सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ठीक है, अगर ये जीन सही से फंक्शन नहीं कर रही तो इससे जुड़ी हुई ये बीमारी है। तो बहुत सारी ऐसी जेनेटिक डिजीज़ के बारे में भी जानकारी जो है वो आपका मिल जाता है। अब इसमें कई प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं, ये नाम मेंशन्ड है, जिसके माध्यम से सीक्वेंसिंग आपकी की जाती है। मेथड्स होते हैं, सिंथेसिस के माध्यम से सीक्वेंसिंग हो सकते हैं, लाइगेशन, सिंगल मॉलिक्यूल सीक्वेंसिंग। तो देखो आपसे ये पूछा जा सकता है, देखो ये मेथड है ना। तो जैसे सीक्वेंस अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेथड लिंक्ड विद नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, तो सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस, सीक्वेंसिंग बाय लाइगेशन, सिंगल मॉलिक्यूल सीक्वेंसिंग। तो आपसे ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा मेथड है जो कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से जरूरी है। या आपसे ये पूछ दिया जाए कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इसका किससे मतलब कनेक्शन है, ये किससे रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि डीएनए सीक्वेंसिंग या जीन सीक्वेंसिंग से रिलेटेड आपका बनता है। तो प्रॉपर आप चैलेंज क्या है कि इतना सारा डेटा जनरेट होता है, उसको कैसे आप मैनेज करते हो। एक्यूरेसी देखना है, कुछ एरर्स आते हैं तो उसको कैसे आप कर, क्योंकि देखो एक मतलब मिलियंस ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट है, और जब आप मल्टीपल सीक्वेंसिंग करोगे तो मतलब इतना आसान नहीं होगा, एरर के चांसेस भी हो सकते हैं। फिर प्राइवेसी से रिलेटेड जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, तो डेटा कैसे स्टोर कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा देखना जरूरी है। उसका जो इथिकल कंसिडरेशन, क्योंकि किसी का डेटा अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हो तो उसके कंसेंट इंपॉर्टेंट है। फिर जो डेटा स्टोर है, क्योंकि मतलब जो डेटा स्टोर है उसको भी सेफ सिक्योर रखना, ये भी है। तो पूरा मतलब माइंड मैप इंक्लूडेड है इसमें, फटाफट आप रिवाइज कर लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक टॉपिक आता है पैलियोजिनोमिक्स का कंसेप्ट। अभी कुछ साल पहले ही, शायद 1-2 साल पहले ही इस एरिया के अंदर आपका जो पैलियोजिनोमिक्स का है, इस एरिया में आप कह सकते हो कि अभी नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो एंशियंट डीएनए का मतलब क्या होता है। एंशियंट डीएनए का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आज से 1000 साल पहले कोई जीव मरा है, अब उसकी हड्डियां हमें मिली हैं, अब उस हड्डी से हमने जो है डीएनए निकाला है। शॉर्ट में एंशियंट डीएनए को एडीएनए बोलते हैं। हो सकता है अगर आपसे पूछा जाए एडीएनए क्या है, रिसेंटली न्यूज़ में है, तो आपको आइडिया रखना चाहिए कि जो एंशियंट डीएनए या एडीएनए जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं और उस बेसिस में 1000 साल पहले वो जीव था, कैसा था, क्या था, कैसे इवॉल्व हुआ, ह्यूमन सिविलाइजेशन के तहत उसका इंटरेक्शन किस तरीके से था, तो वो सारा है। तो इसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, स्पीसीज ओरिजिन, जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्टडी करना, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए। तो एंशियंट डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना, जेनेटिक एनालिसिस टेक्निक, मतलब देखो की एरियाज इसमें क्या है कि एंशियंट डीएनए एडीएनए आपने एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको एनालाइज किया, फिर दूसरे से कंपेयर किया, फिर किस तरीके से इवॉल्व किया है, तो वो स्टडी सारा करना। तो ये सब इसके की एरियाज़ हैं। इसका मेडिकल रिसर्च में इंपॉर्टेंस बन जाती है। प्लस हम ये समझ पाते हैं कि पहले इतनी जीन्स प्रेजेंट थी, अब कितनी जीन्स हैं, कैसे इवॉल्व हुई, हमें कैसे कंजर्वेशन एफर्ट्स लेने हैं, ह्यूमन किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, दूसरे जीवों से इंसान किस तरीके से डिफरेंट है। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से हम स्टडी कर पाते हैं। अभी कुछ साल पहले ही, शायद पिछले साल है क्या, तो नोबेल प्राइज़ भी इस एरिया में दिया गया था। सवांते पाबो जो है उनको मिला था, और फिर कई सारे आइस एज स्टडी के लिए और रिसर्च में, मतलब कई सारे जो एथिक्स इन रिसर्च की अगर बात करें तो उससे भी रिलेटेड है। मतलब इन द सेंस कि ये
कभी भी ये जो डीएनए से रिलेटेड जो रिसर्च और ये सब जब होती हैं तो उसमें इथिकल डायमेंशन का भी ध्यान रखना बहुत मैटर आपका करता है। ठीक है, तो पूरा आप देख लोगे तो पूरा मैंने माइंड मैप इंक्लूड कर दिया है। इसमें और भी थोड़े बहुत कंटेंट रहते हैं, फटाफट आप रिवाइज कर लेना। और है ना, यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा इसमें हाईलाइट कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा बेटर कंटेंट जो है विजिबल हो जाएगा। बेटर विजिबल हो रहा है कि कम विजिबल हो रहा है? ये दिख रहा है जो ये लिखा हुआ है माइंड मैप में, ये प्रॉपर हो सकता है स्क्रीन में थोड़ा सा लाइट दिख रहा हो, वाइट कलर है तो लाइट दिख रहा होगा, लेकिन है ना, तो ये थोड़ा मैं सेटिंग चेंज कर दूंगा इसमें, है ना। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको माइंड मैप दिख रहा है क्या क्लियरली, एक बार बता देना, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आप देख लेना, व्हाट आर एआई एजेंट्स। साइंस वाले पेज के नेक्स्ट जो पेज है उसमें एआई एजेंट्स लिखा है। तो अब उसमें वो कहानी सुना रखी है, बट थोड़े बहुत हमें आइडिया होना चाहिए। साइंस एंड टेक्स में एआई बेस्ड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है एआई एजेंट्स क्या है। तो एआई एजेंट्स क्या है? ऑटोनोमस सिस्टम है जो कि परफॉर्म कर सकते हैं टास्क ऑन द बिहाफ ऑफ द यूजर। मतलब सपोज करो मेरा कोई काम है, मेरे बिहाफ में जो एआई काम कर रहा है तो वो एआई एजेंट होगा। तो एआई एजेंट क्या होगा? जैसे मैंने सोचा कि यार चलो ये एक इंडिविजुअल है, दिस इज, है ना, ये एक मतलब एआई बेस्ड सिस्टम है, और ये जो एआई बेस्ड सिस्टम है ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है, और ये क्या है? ऑन द बिहाफ ऑफ, मतलब मेरे बिहाफ में वो काम करेगा। तो ऐसा जो सिस्टम, ऑटोनोमस सिस्टम बनाया गया है, इसको एआई एजेंट्स बोलते हैं। ये कई सारे लेवल पे काम करेगा, जैसे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। मतलब जैसे सपोज करो मेरा काम है कि मैं बहुत सारे डेटा को एनालाइज करूँ और फिर मैं डिसाइड करूँ, तो ये डिसीजन मेकिंग है। तो वो डिसीजन मेकिंग मेरी जगह एआई एजेंट कर लेगा। ऑटोमेशन है, कई टास्क जो है अपने आप करना बिना इंसान के इंटरवेंशन की। इंटरेक्शन की बात करें तो कम्युनिकेट करना यूज़र से, तो ये आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मतलब ये जो एआई एजेंट है इसका एक महत्वपूर्ण रोल होगा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को इंप्रूव करना। अब इसमें देखो कई टाइप्स होते हैं, एक रिएक्टिव होता है, एक प्रोएक्टिव होता है, एक हाइब्रिड होता है। रिएक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं कि मान लो कोई सपोज करो हम कोई चीज़ हो जाए, सपोज करो अभी मैं बैठा हूँ, लाइट चली जाए, ठीक है। अभी ये क्या है? रिएक्टिव होगा, क्योंकि अभी मैं तो जो आपको पढ़ा रहा हूँ और अभी मेरा ये है कि ठीक है लाइट है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सडनली चला जाए तो अब मैं क्या डिसाइड करूँगा? तो ये रिएक्टिव होगा ना। तो ऐसे रिएक्टिव एजेंट का मतलब अगर एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव आ जाए, जो डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट है, तो उस बेसिस में रिस्पॉन्ड करना। प्रोएक्टिव का मतलब कि वो बदलाव होने का वेट ना करे, पहले से ही सोच ले और फिर एक्ट करे। जैसे अगर मुझे पहले से ही पता है लाइट जा सकती है तो मैंने पहले से इन्वर्टर लगा रखा है, तो ये क्या है? ये प्रोएक्टिव स्टेप हो गया। तो एआई एजेंट क्या होता है? रिएक्टिव एजेंट हो सकते हैं, प्रोएक्टिव हो सकते हैं, या दोनों का कंबाइंड हो सकता है। मतलब कि जब सिचुएशन अराइज होती है तब भी डिसीजन मेकिंग कर सकता है, और पहले से ही डिसाइड कर लिया कि यार हाँ ये खराब स्थिति हो सकती है तो मुझे पहले ही प्रोएक्टिवली काम करना है। तो ये आपके अलग अलग रहते हैं। अब इसमें कई जगह पे कस्टमर सपोर्ट है, फाइनेंस के केस में, ट्रेडिंग फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, हेल्थ केयर में पेशेंट को मॉनिटर करना, गेमिंग में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। चैलेंज की बात करें तो इथिक्स, सिक्योरिटी और यूज़र ट्रस्ट है मेजर, क्योंकि देखो एआई यूज़ कर रहे हो तो इथिकल एस्पेक्ट तो अपने आप आएगा कि जो भी हो डिसीजन मेकिंग। देखो एआई सिस्टम में सबसे बड़ा क्या है? एआई सिस्टम पूरा का पूरा डेटा पर बेस्ड है। अगर मैं डेटा में कुछ गलत चीज़ डाल दूँ, सपोज करो बायस्ड डेटा अगर होगा, तो अगर बायस्ड डेटा होगा तो डिसीजन मेकिंग हमेशा बायस्ड होगी। अब सपोज करो कि अगर हम हमारा मान लो इंडिया की बात करें या कोई भी डेवलपिंग सोसाइटी है, उसका एक सर्टेन कल्चरल कंटेक्स्ट है। अब उस कल्चरल कंटेक्स्ट को हमको प्रोटेक्ट करना है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड उसको अलग तरीके से लेगा, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसको अलग तरीके से लेगा। सपोज करो हमारे जैसे मैरिज की बात करो, या आप देखोगे कि हमारे देश के अंदर बहुत छोटे छोटे जब बच्चा का जन्म होता है या बहुत सारे ऐसे जो भी लाइफ में इवेंट्स होते हैं तो बहुत छोटी छोटी सेरेमनीज होती हैं, उससे चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। अब वेस्टर्न लोग जब देखेंगे तो बोले यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो उसको कुछ और तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो अपने बेसिस पे क्योंकि उस समझ के लिए थोड़ा सा तो उसको एक्सपीरियंस करना भी मैटर करता है। तो अब फिर वो अलग डेटा, मतलब जो डेटा जनरेट होगा वो डेटा डाइवर्सिफाइड होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर सपोज करो डेटा बायसनेस है तो डिसीजन मेकिंग भी बायसनेस हो सकती है। तो इथिकल डायमेंशन भी है, सिक्योरिटी भी है, डेटा ब्रीच और ये सब का है। फ्यूचर में ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन हो सकता है, ऑटोनॉमी इंक्रीज हो सकती है, इंटीग्रेशन की बात करें तो ये है। तो अगर सारा काम एआई ही कर देगा तो फिर हम क्या करेंगे? ये भी सारी चीज़ें, आदमी फिर खाली बैठा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं बायोसिमिलर्स। ये मैंने पहले ही बता रखा है आपको, बायोसिमिलर्स हमने पुराने लेक्चर में डिस्कस, कभी 2-3 दिन पहले डिस्कस किया, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप अपना देख लेना, कंटेंट मैंने डाल दिया है, एक बार नज़र बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक
टॉपिक देखते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, द समिट ऑफ द फ्यूचर ग्लोबल एआई गवर्नेंस एंड इंडिया। देखो यहाँ पे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक दो शब्द मेंशन है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो एआई गवर्नेंस है और एआई बेस्ड गवर्नेंस है, इस पर थोड़ा आप क्लैरिटी रखना, ठीक है। एआई बेस्ड गवर्नेंस, देखो एआई गवर्नेंस अगर मैं जनरली शब्द यूज करता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसको मैं अभी आपको कंपेयर करता हूँ एक दूसरे टर्म से जिसे कहते हैं इंटरनेट गवर्नेंस। इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या तरीके, रूल्स, रेगुलेशन, मैकेनिज्म जिसके माध्यम से आप इंटरनेट को मैनेज कर रहे हो, तो वो इंटरनेट गवर्नेंस होगा। ये आपको ध्यान में रखना। इसी तरीके से किस तरीके से आप एआई बेस्ड सिस्टम को गवर्न कर रहे हो, वो एआई गवर्नेंस होगा। जब आप एआई का यूज गवर्नेंस के प्रोसेस में यूज करोगे, मतलब मान लो सरकारें कैसे काम करती हैं, उसमें आप एआई का यूज कर रहे हो, जो सर्विस डिलीवरी है, दूसरी कई सारी एक्टिविटी है, उसमें जो है आप एआई का यूज कर रहे हो, तो वो एआई बेस्ड गवर्नेंस आपका हो जाएगा। अगर आपसे एआई गवर्नेंस पे प्रश्न आता है, सो एआई गवर्नेंस आपको समझना है कि किस तरीके से एआई का जो सिस्टम है उसको हम गवर्न करते हैं, किस तरीके से रूल्स, रेगुलेशंस, मैकेनिज्म, उसके माध्यम से हम एआई को गवर्न कर रहे हैं। तो एआई गवर्नेंस शब्द उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी जो ये समिट है, होनी जब एक बार हो जाएगी तो और चर्चा होगी। तो यहाँ पे अभी ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट की बात की जा रही है कि जो है ना, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड एक यूएन के विदिन एक हम कंक्लूजन तक रीच करें। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल हैव्स और डिजिटल हैव नॉट्स का कंसेप्ट है। डिजिटल हैव्स और हैव नॉट्स का मतलब हो गया किसी के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, किसी के पास नहीं है, तो उस डिवाइड को दूर करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे प्रमोट करें और डिजिटल एनवायरनमेंट में सबको कैसे सम्मिलित करें, ये सब कुछ आपका मतलब फोकस्ड है इस समिट का। भी समिट होगी तो फिर और चर्चा हम लोग कर लेंगे। इस साल के मेंस में भी बहुत पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखो जो यूपीएससी वाले जो पेपर बनाते हैं उनकी पूरी नज़र होती है कि अभी लेटेस्ट कौन सी, मतलब वो फ्यूचर में देख लेता है, चाहिए सबमिट हो, शेड्यूल देख लेता है। तो आपको मान लो प्रश्न आ जाएगा तो आपके मन में आ गया यार ये कैसे पेपर कब बना है, ये कैसे इन्होंने प्रश्न बना लिए, बट दे आर अवेयर कि देखो ये थीम है और इस थीम पे सबमिट अभी सितंबर में होनी है। भले आपका मेंस का पेपर है, बट दे आर अवेयर विद इन, मतलब 2 महीने 4 महीने पहले भी उनको पता है कि सबमिट इस समय होनी है, तो वो वहाँ से प्रश्न बना देंगे। तो ये तरीका अपनाते हैं, या तो पीछे बहुत चले जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं। इस टाइप से थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी बनाने के लिए यूपीएससी करती है। अब देखो इंटरनेशनल गवर्नेंस की किस तरीके से जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उनको हम मैनेज करते हैं, इथिकल स्टैंडर्ड्स कैसे हम फॉलो करते हैं। मतलब एआई बेस्ड सिस्टम है, अब उसमें देखो दिक्कतें भी यही हैं, डीप फेक्स हैं, जैसे चाइल्ड राइट्स, वुमेन राइट्स, और है ना बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, फंडामेंटल राइट्स, वैल्यू सिस्टम हमारा कैसा अफेक्ट करेगा, इन चीज़ों पे फोकस की आपका किया जाएगा। एंड किस तरीके से ये जो एआई गवर्नेंस है इसको हम आगे लेकर जाते हैं, एआई को कैसे मैनेज किया जा सकता है, इस पे भारत का क्या रोल आपका हो सकता है। कई सारी चीज़ें, जैसे यूएस की बात किया जाए तो यूएस ने सेफ, सिक्योर, ट्रस्टवर्दी एआई की बात की, तो ये लाइन आपको रट के रखनी चाहिए। आप जब भी एआई गवर्नेंस पे शब्द यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप सेफ, सिक्योर और ट्रस्टवर्दी एआई शब्द आप यूज़ कर सकते हो। मेरी वॉइस आ रही है, एक बार मुझे बता देना, वॉइस आपकी सभी लोगों को क्लियर है? एवरीवन, वॉइस मेरी क्लियर है? एक बार थोड़ा सा मैसेज कर देना। और यहाँ पे इथिकल प्रिंसिपल्स ये शब्दों को थोड़ा देखना है ना, कि जो एआई सिस्टम हो सेफ हो सभी के लिए, सिक्योर हो, ट्रस्टवर्दी हो। अच्छा, ये सब कंटेंट में जो एडिटोरियल है वो उसी से बना है, सारा जो कंटेंट मैंने अभी ऐड किया, बट इसको मैंने अरेंज कर दिया, टू द पॉइंट अरेंज किया है। मतलब इसमें क्योंकि खाली वो कॉपी पेस्ट करने से फिर आपको दिक्कत होती है, तो इसको मैंने अरेंज कर दिया पूरा, कि आपके लिए देखो फटाफट आपको नोट्स पूरे बने बनाए हैं, आपको बस रीड करना है। अब इसमें आप में से कई लोग कमेंट करते हैं सर A4 साइज में भी आप कर दो, और ये सब थोड़ा सा आप समझो बात को, कि मतलब हर चीज़ तो कैसे वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। वो A4 साइज पेजेस में फिर मतलब फिर तो क्या रात को मुझे फिर सेशन लेना पड़ेगा, इतना टाइम थोड़ा सा लाना बहुत मुश्किल है ना। कुछ चीज़ें आप ई नोट्स खुद से बना सकते हो, यही सारा कंटेंट है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यूएस लेड रिजोल्यूशन के लिए इथिकल प्रिंसिपल्स, इथिकल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना। फिर उसके बाद एआई टेक्नोलॉजी पे अपने डोमिनेंस को बढ़ाना, तो ये यूएस लेड रिजोल्यूशन है। चाइना की अगर बात करें तो ये भी सभी तक बेनिफिट, इक्विटेबल बेनिफिट, सभी तक बेनिफिट रीच करे फ्रॉम एआई। डिजिटल डिवाइड्स को दूर करना, ओपन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस एनवायरनमेंट लाना, मतलब किसी भी तरीके का ऐसा नहीं कि किसी के पास एक्सेस है आपका। आप लोग एक कमेंट कर सकते हो, मेरी वॉइस आपको क्लियर है? जो लोग भी प्रेजेंट है, मेरी वॉइस क्लियर है? आपको जो कंटेंट है वो दिख रहा है? वो ये थोड़ा सा मुझे हाईलाइट कर देना एक बार, है ना।
तो प्रोमोट ओपन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा नहीं किसी के पास एआई टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी है तो वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज में जाए, तो एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस एनवायरनमेंट लेकर आना। फिर उसके बाद ये किस तरीके से हम जो डिजिटल टेक्नोलॉजी उसको कैसे हम गवर्न कर सकते हैं, और यूएन इसमें एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा कि जो भी साथ में सारे देश साथ में मिलकर काम करें, जो चैलेंजेस उसको दूर करते हुए आगे कोऑपरेट करें। अब भारत का क्या इसमें रोल आ जाता है, तो भारत देखो यूएन में G20 अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लेवल पे हम रहे हैं, तो यहाँ पे जो अभी ये जो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट है उसमें डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ को, मतलब जो खासतौर से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल साउथ मतलब जो डेवलपिंग देश हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ को सामने रखना, कि अगर आप एआई के गवर्नेंस की बात करते हो तो जो डेवलपिंग देश है उनके नीड्स को सामने रखना, तो भारत एक वॉइस बन सकता है। जो डिजिटल डिवाइड है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है, फिर जो ग्लोबल साउथ है उनके इंटरेस्ट को हम कैसे ध्यान में रखें, ये सब फोकस आपका किया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको हाईलाइट किए ये माइंड मैप में मेंशन है, आप फटाफट इससे रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया का रोल जैसे कई सारे लेवल पे, जैसे भारत ने इवन जैसे भारत ने कहा अगर क्लाइमेट चेंज की बातचीत हुई है तो उसमें भारत ने क्या क्या कहा है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, शॉर्ट में हम बोलते हैं CBDRRC। ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। तो ये जो CBDR है इसमें भारत का एक महत्वपूर्ण रोल है। इंडिया ने मतलब बार बार इस चीज़ को कहा है कि देखो क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी सभी की मतलब खासतौर से डेवलप्ड देश की है, और अगर कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको ये देखना है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो शेयरिंग है वो एक तरीके से रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी की, कैपेबिलिटी जो देश है उनकी कैपेबिलिटीज के बेसिस पे ही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट आपकी किया जाए। तो ये बहुत मतलब कई जो डेवलपिंग देश हैं उनके इश्यूज को भारत ने बहुत रेस किया है, और यहाँ पे भी ये देखना है कि हम जो एआई जिस तरीके से लेकर आना चाहते हैं या एआई का गवर्नेंस किस तरीके से किया जाएगा, उसमें भी भारत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले जो है वो कर सकता है खास तौर से कि किस तरीके से हम चीज़ों को गवर्न करते हैं और उसमें डेवलपिंग देशों के नीड को हम किस तरीके से रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत कैसे कर सकता है, कुछ कोलिजन फॉर्मेशन है, अगर पहले भी देखोगे तो कई सारे कोलिजन का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे एक बेसिक ग्रुप है ना, इसको कमेंट सेक्शन में बताओ बेसिक ग्रुप में कौन कौन से देश हैं। ग्रीन ग्रुप अलायंस है, तो इसमें देखो ऐसे कोलिजन फॉर्म करके ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है उसको रेस भारत कर सकता है, सामने रख सकता है। भारत जो है डेवलपिंग कंट्रीज के नीड को रख सकता है। कई सारे जो पार्टिसिपेशन, दुबई समिट, पेरिस एग्रीमेंट, ऐसे बहुत सारे मतलब यहाँ पे इक्विटी, क्लाइमेट जस्टिस वाले CBDR जैसे ये प्रिंसिपल्स क्लाइमेट नेगोशिएशन में भारत ने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है ना। तो इवन आप देखोगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है फ्रेमवर्क कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, मतलब ऐसे, और UN में इन्फ्लुएंस है और ग्लोबल साउथ का एक वॉइस है। तो ये मतलब जब हम क्लाइमेट नेगोशिएशन की बात करते हैं तो उसमें एक इंडिया ने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। अब एक समिट जो है वो सामने आ रही है जो कि AI गवर्नेंस को डिसाइड कर रही है। तो क्योंकि हमने इतने रोल्स प्ले किए जिसमें हमने कोलिजन भी फॉर्म किया है, कई समिट्स में हमने पार्टिसिपेट भी किया है, कई इश्यूज जो ग्लोबल साउथ के उसको हमने सामने रखा भी है, सेम सी चीज हम AI गवर्नेंस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना हो। तो इंडियाज रोल इन AI गवर्नेंस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कई सारे चैलेंजेस हमें देखने पड़ेंगे। पहली चीज़ तो हमारे पास जो AI सिस्टम है उसको रन करने की अगर आप बात करोगे तो उसमें जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी लैकिंग है। हाई क्वालिटी जो डेटा है, क्योंकि AI सिस्टम गवर्न कैसे होगा, ये आपका डेटा सिस्टम से गवर्न होगा। हाई क्वालिटी डेटा आपको जो है वो चाहिए होगा, तो वो उसकी भी हमारे पास लैकिंग है, ये भी है। फिर इन्वेस्टमेंट की कमी है, तो हम किस तरीके से इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी और फेयरनेस लेकर आ सकते हैं, इन चीज़ों में भारत एक महत्वपूर्ण रोल आपका प्ले कर सकता है। और कई सारे लेवल पे हमने किया ही है, चाहे ये GPI मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन है। GPI मतलब जो ग्लोबल पार्टनरशिप AI बेस्ड था, जिस पे भारत चेयरपर्सन भी था लास्ट ईयर, हो सकता है इस बार मेंस में भी बन जाए। तो G20 का भी चेयरपर्सन भारत था, तो ये इसमें हमने एक रोल प्ले किया ही है। तो एक मतलब दूसरे देश भी ट्रस्ट करेंगे कि हाँ, ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग देशों की जो वॉइस है भारत एक तरीके से जो है रहा है। अब इसमें ह्यूमन राइट्स को भी देखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी देखना है, भारत इन चीज़ों पे भी रहा है। बट ये देखो AI बेस्ड सिस्टम जो है वो ह्यूमन राइट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, तो वो भी हमें जो है देखना है। तो सभी तक AI टेक्नोलॉजी पहुंच सके, ये इस पर भी हम फोकस कर सकते हैं। नॉलेज शेयरिंग प्रॉपर हो सके, और जो वॉइसेस है ग्लोबल साउथ की उसको भी सामने रख सके। मल्टी की स्टेक होल्डर मतलब अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये देखो, ये सब चीज़ों में भारत एक रोल प्ले जो है कर सकता है। ठीक है, तो यही सब बातें आपके मेंशन्ड है, इंक्लूसिव, फेयर,
डाइवर्स पर्सपेक्टिव को सामने जो है वो आपका रखा जाए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे और भी पॉइंट्स है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अल्टीमेट आर्टिकल आया है। अब इस पूरे आर्टिकल को मैंने क्या किया है, पूरा आर्टिकल अगर आप देखोगे तो इस पूरे आर्टिकल को आई हैव डन इज की पूरा पॉइंट फॉर्मेट पे किया। अब देखो इसको बनाने ही मुझे 1-1.25 घंटे 1.5 घंटा का टाइम लग गया था कि ये जो कंटेंट है, क्योंकि अगर मान लो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देते तो काम नहीं बनता। तो मैंने देखो सारा पॉइंट फॉर्मेट माइंड मैप्स के माध्यम से आपको कर दिया है, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा रिवीजन पॉइंट फॉर्मेट में प्रॉपर। और आज ही का टॉपिक है, ऐसा नहीं है कल के टॉपिक से, आज ही के न्यूज़पेपर का टॉपिक है। आप देखना बहुत अल्टीमेट आर्टिकल, पढ़ के मजा आ गया, मतलब एक नई चीज़ जो है मिला पढ़ने में भी। तो यहाँ पे देखो अब एक बहुत अच्छी बात आती है कि जो एआई गवर्नेंस है वो ग्लोबल साउथ के लिए, मतलब डेवलपिंग देशों के लिए एआई गवर्नेंस के चैलेंजेस क्या हैं। तो यहाँ पे देखो एक तो बाइपोलर डायनामिक्स को देखना है, मतलब यहाँ पे यूएस और चाइना, यूएस का अपना एक एजेंडा है, चाइना का अपना है, तो ये एक मतलब दो पोलर्स हैं, तो ये कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे। हो सकता है ये दोनों अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें करें और हमें साइडलाइन कर दें, मतलब जो डेवलपिंग देश उनको साइडलाइन कर दिया जाए, तो ये चीज़ डील करना है। रिसोर्स गैप है, डेवलपिंग और डेवलप्ड देशों में रिसोर्स गैप है एआई एडवांसमेंट में, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जिस तरीके से एआई टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ में या चाइना के अंदर अभी हम इतना कुछ नहीं कर पा रहे डेवलपिंग देश, तो उसको भी देखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट एक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी लैकिंग, ये सब है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो भी देखना है। फिर उसके बाद जो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक अप्रोचेस, मतलब कंटेक्स्ट स्पेसिफिक अप्रोच, ये शब्द आप यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एआई गवर्नेंस मैंने आपको क्या बताया, जो मीन्स मैकेनिज्म और तरीके जिस माध्यम से या प्रिंसिपल्स वैल्यू सिस्टम जिस बेसिस पे आप एआई सिस्टम को गवर्न करोगे वो एआई गवर्नेंस आएगा। अब इसमें हमें कंटेक्स्ट स्पेसिफिक अप्रोच अपनाना है। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो इंडियन कंटेक्स्ट डिफरेंट है, अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो एक डिफरेंट कंटेक्स्ट है, तो जो एआई का गवर्नेंस आप डिसाइड और डिटरमाइन करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के कंटेक्स्ट के बेसिस पे आप उसको गवर्न कर रहे हो। हम मतलब कंटेक्स्ट स्पेसिफिक एआई गवर्नेंस पे फोकस का जो है कर सकते हैं, और भारत भी फिर अपनी जो नीड है, रिक्वायरमेंट है डेवलपिंग देशों का, उसको सामने रख सकते हो। देखो बहुत ही अल्टीमेट आर्टिकल है ये, और बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है ऐसे टॉपिक्स को कवर करना। अब जैसे आप ये टॉपिक देख रहे हो ना, इसी तरीके से मैं बुक सीरीज के अंदर पूरी की पूरी लेक्सिकॉन की किताब, मतलब जीएस पेपर 4 और आपका लगभग 250 नंबर, ठीक है, डिसीजन मेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 250 नंबर का ऐसे ही पूरी की पूरी किताब टू द पॉइंट मैं बना के दे रहा हूँ। लगभग 3 पीडीएफ डाल दिए हैं, 3 और बचे हैं, किताब खत्म हो जाएगी, उसके बाद 7-8 लेक्चर, आपका पूरा का पूरी किताब कवर हो जाएगी। आपका पूरा जो जीएस पेपर 4 है कवर होगा, फिर आप बुक रीड करो, वो नोट्स रीड करो, आपका जीएस पेपर 4 कंप्लीट हो जाएगा। वो बुक सीरीज के अंदर ही वो किताब इंक्लूड की है, मैंने अलग से कोर्स नहीं उस पर डाला है। तो ये चीज़ें आपको देखो डिसीजन मेकिंग करके आपको मतलब इन चीज़ों को कर लेना है, मतलब इसको आप डिले करोगे तो दिसंबर के बाद बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई इज गूगल एक्यूज्ड ऑफ बीइंग एन इलीगल मोनोपोली। अगर आप देखोगे तो जो टेक्स्ट वाला पार्ट है उस पर सेकंड आर्टिकल है, ये गूगल एक्यूज्ड ऑफ बीइंग एन इलीगल मोनोपोली। अब इसमें देखो, अभी इस पे बस आपको देखना है कि मतलब आप कभी एग्जांपल के रूप में कोट कर सकते हो। अभी जिस टाइप से एआई बेस्ड सिस्टम रन हो रहे हैं, चैट जीपीटी और इस टाइप के जो सिस्टम्स रन हो रहे हैं, तो गूगल तो एक सर्च इंजन है ना। अब देखो इसमें इनको एक्यूज क्यों किया गया है, उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी जो कंपनीज, उनको ऑलरेडी ये लोग पे करते हैं, जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको बहुत सारा पैसा देते हैं कि इनका जो सर्च इंजन है वो इंस्टॉल्ड रहे, कौन, गूगल ही रहे, तो ये उनको थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की इलीगल मोनोपोली क्रिएट जो है वो की जाए। जैसे मान लो कि आजकल भी बड़े बड़े आपके मतलब जिनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी है तो वो उस टाइप से मार्केट कर लेते हैं, तो कोई छोटा प्लेयर होगा, अच्छा भी होगा, तो उस तक रीच लोग कर ही नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जैसे सर्च इंजन है, ऐसा मोजिला है और भी बहुत सारे हैं, इवन माइक्रोसॉफ्ट का भी है, बट उनका ऐसा इंस्टॉल नहीं होता। गूगल आपको देखने को मिलेगा डिफ़ॉल्ट में ही फ़ोन और इन सब में इंस्टॉल है, तो लोग उसी को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसे कंसिडर किया गया कि इलीगल मोनोपोली, और इसके खिलाफ अभी आप कह सकते हो कि अभी जो कोर्ट केस है, केस फाइल किया गया था और उसमें गूगल लॉस कर गया है। पहला टॉपिक है, दैट इज टॉपिक देखते हैं BPALM रेजिमेन करके, ये स्टार्टिंग के पेजेस में दे रखा है। तो जो न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन है ये किससे रिलेटेड है, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस का क्या मतलब होता है कि देखो टीबी की बीमारी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया उसकी वजह से होता है, और ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया आप ये मानकर चलो कि धीरे धीरे रेजिस्टेंट डेवलप करता जा रहा है। इसका
मतलब क्या हुआ कि जो भी दवा इस बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो BPALM बेसिकली क्या है, एक नया तरीका है कि जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस उसको हम कैसे डील करें। इट मीन्स व्हाट कि जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया है जिसने रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया है, उसके खिलाफ ये जो है इसका इस्तेमाल आपका किया जाएगा, इस नए ट्रीटमेंट को किया जाएगा। और अभी हाल में ही इफ विल सी तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव भी काफ़ी हद तक जो है वो आपका किया है। खास तौर से हमारा ये कि हम ग्लोबल एलिमिनेशन जो है उसको रीच कर सके, जो हमने एक रखा भी है। चलो स्टार्ट करते हैं। दैट इज थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन का कंसेप्ट आपका क्या रिलेटेड है। थोड़ा सा अगर आप ये देखोगे तो थ्रोम्बो इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो जैसे लॉन्ग कोविड में देखने को मिलता है, ब्लड क्लॉटिंग और इससे जुड़ा हुआ है ये। तो कहा गया है कि ये जो मतलब आफ्टर कोविड की जो सिम्टम्स है ना, वो इवन आफ्टर द कोविड बहुत समय तक विजिबल है। सो दैट इज़ द टर्म यूज्ड, जो लॉन्ग कोविड का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। सो ये क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये अफेक्ट कर सकता है, दिस कंसेप्ट ऑफ थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन, एंड दिस थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन इज लिंक्ड विद द लॉन्ग कोविड एज वेल। मतलब कोविड के सिम्टम्स जो काफ़ी समय इवन आफ्टर द कोविड भी आपको देखने को जो है मिलते हैं। तो ये जो स्टडी है वो आपकी हाईलाइट कर रही थी। इन्फ्लेमेशन जनरली सूजन टाइप होता है। थ्रोम्बोसिस की बात करें तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब जैसे ब्लड क्लॉटिंग और इन्फ्लेमेशन, दोनों चीज़ें थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन को आपका रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि ऐसी स्थिति जो है जो कि काफ़ी ज़्यादा वी कैन से कि नुकसान कॉज कर सकती है थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन की अगर हम बात करें तो। थ्रोम्बोसिस when you use this term called as thrombosis, it is also in associated with inflammation मतलब जैसे सूजन टाइप, जो इवन मतलब विदिन जैसे जो वेन्स हैं या वेसल्स हैं उनके अंदर जो सूजन टाइप स्थिति बनी रहती है उसको और जो टेम्परेचर राइज हो जाता है बॉडी, तो दैट इज़ बेसिकली द फीचर ऑफ इन्फ्लेमेशन का फीचर एक तरीके से आपका रहता है। तो यहाँ पे कई लेवल पे जो ये स्थिति है देखने को मिलती है, जैसे इंजर्ड टिश्यूज़ या ऑर्गन है उसमें देखने को जो है मिलती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हाईलाइट किया गया है कि एक एंटीबॉडी है जिसे 5B8 एंटीबॉडी। तो हाईलाइट ये किया जा रहा है कि जैसे लॉन्ग कोविड की वजह से ऐसी कई सारी जो बीमारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं, मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म तक जो सिम्टम्स हैं दो सिम्टम्स आर कंटिन्यूइंग। तो इज़ इट पॉसिबल दैट वी यूज़ सर्टन लाइक ना हम एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप कर लें, एंड दोज एंटीबॉडीज़ कैन बी यूज्ड, उनको हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू टैकल दिस सिम्टम्स, इनको हम टैकल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एंटीबॉडी जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आप एंटीबॉडी स्पेसिफिक आप यूज़ करते हो तो जो भी स्पेसिफिक एंटीजन है, डिजीज़ है या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उसका खात्मा करने का काम ये एंटीबॉडी का। तो स्पेसिफिक जो 5B8 है, अगर आपसे पूछे अभी रिसेंटली 5B8 न्यूज़ में था तो ये क्या है, सो 5B8 एंटीबॉडी है जो कि ये थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन जैसी स्थिति को टैकल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, और इस पर काफ़ी अधिक रिसर्च आपका हो रहा है। तो हमें देखो इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ ये जो टॉपिक है इसमें सिर्फ इतना जानना है कि रिसेंटली 5B8 न्यूज़ में था, ये क्या है ये हमें जानना है। दूसरा एक टर्म आपके लिए आता है, दैट इज व्हाट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज का कंसेप्ट मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, दे आर बेसिकली दे आर लैब मेड मॉलिक्यूल्स। मतलब जैसे एंटीबॉडीज क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में प्रेजेंट है उसको काउंटर करने के लिए एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप हो जाती हैं, और अगर सपोज करो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आपके शरीर पर एंटर करता है तो यही जो एंटीबॉडीज़ हैं ये एंटीबॉडीज़ उनका खात्मा आपका जो है वो करती हैं। तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं ये क्या है, उन्हीं एंटीबॉडीज़, कई सारी जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको लैब में आपका डेवलप किया जाता है। ठीक है, सो दे आर बेसिकली क्या है, दे आर लैब मेड मॉलिक्यूल, दे आर कंसिडर टू बी अ लैब मेड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे ये भी हमें ध्यान में रखना है कि बहुत सारी डिजीज़ को ट्रीट करना, कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज़, कोविड-19 थेरेपीज, वैक्सीन इन्हांसमेंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में कोविड-19 को ट्रीट करना, या वैक्सीन की अगर बात किया जाए वैक्सीन इन्हांसमेंट या वर्किंग के लिए भी ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द प्लेनेटरी प्रोटेक्शन इज स्पेस मिशन। प्लेनेटरी प्रोटेक्शन स्पेस मिशन की अगर बात किया जाए तो ये एक कंसेप्ट है, इसमें कोई मीन्स का प्रश्न तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ वी नीड टू बी अवेयर अबाउट इट कि प्लेनेटरी प्रोटेक्शन का कंसेप्ट क्या है। तो जैसे मान लो कई सारी जो स्पेस क्राफ्ट जाती हैं, कई चीज़ें जो स्पेस में जाती हैं और वो दोबारा से अर्थ में एंटर करती है, तो अर्थ
में एंटर करने से पहले कई कदम उठाए जाते हैं जिससे कि कोई भी जो मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है या माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अर्थ के इकोसिस्टम में एंटर ना कर जाए और वो पूरे अर्थ के इकोसिस्टम को डैमेज ना कर दे। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप कह सकते हो स्टरलाइज किया जाता है या उस चीज़ को सही करने का प्रयास किया जाता है। जैसे एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर में कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल ना कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस क्राफ्ट क्लीनिंग की जाती है तो लगभग 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 3 डेज़ के लिए रखा जाता है कि किसी भी प्रकार का माइक्रोब्स एंटर ना कर पाए कहाँ पे, आपके अर्थ के अंदर। क्योंकि अगर ये जो एलियन मतलब जो अर्थ का नेटिव नहीं है, अगर ऐसे कोई माइक्रोब्स अगर एंटर कर जाते हैं दे विल हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कदम उठाया जाता है उसे हम वी कैन से कि उसे हम जो है एक जो शब्द हम यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिकली जो एक प्रकार का जो शब्द है वो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिकली प्लेनेटरी प्रोटेक्शन। ठीक है, हम यूज़ करते हैं प्लेनेटरी प्रोटेक्शन शब्द जो है हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सो प्लेनेटरी प्रोटेक्शन की अगर बात किया जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट बेसिकली इज प्लेनेटरी प्रोटेक्शन। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कई सारे जो मिशंस होते हैं उनमें इस पर फोकस आपका किया जाता है। जब स्पेस क्राफ्ट आपका जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लाइक स्पेस में जाता है, लीगल इसका बेसिस क्या है वो है आर्टिकल 9 ऑफ द आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 का जो आर्टिकल 9 है आउटर स्पेस ट्रीटी का, दैट इज़ देयर। मतलब उसमें स्पेसिफिकली हाईलाइटेड है दैट वी हैव टू टेक स्टेप इन ऑर्डर टू अवॉइड हार्मफुल कंटेमिनेशन। किसी भी प्रकार का जो कंटेमिनेशन है उस कंटेमिनेशन से हमें जो है वो बचना है। ये चीज़ आपकी हाईलाइट जो है वो की गई है। चैलेंजेस की बात किया जाए तो कई सारे इसमें चैलेंजेस हैं, जैसे टेक्निकल डिमांड है क्योंकि देखो इसमें पूरा आपको क्लीनिंग करनी है, जैसे स्पेस क्राफ्ट क्लीनिंग भी है तो बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, ये भी देखना है। फिर आपको ये भी अगर आप प्लानिटरी प्रोटेक्शन पे बहुत फोकस करोगे तो आप स्पेस को एक्सप्लोर कैसे कर पाओगे। मतलब अगर मन में ये डर होगा कि अगर हम एंटर करते हैं कई माइक्रोब्स हमारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल माइक्रोब्स अर्थ में एंटर कर सकते हैं, तो हम कैसे एक्सप्लोरेशन और प्रोटेक्शन को बैलेंस करते हैं। फिर कई सारे जो है इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगातार चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है दैट इज सोयूज MS-26 मिशन। तो ये एक टॉपिक है जो कि अगेन ये मिशन आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जा रहा है और इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कुछ चीज़ सप्लाई करनी है या एस्ट्रोनॉट को भेजना है या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑपरेशन में सपोर्ट करना है। तो कुल मिला के जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें जिस भी तरीके जैसे एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाना है या सप्लाई चीज़ें पहुंचानी है, सपोर्ट करना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑपरेशन को, तो वहाँ पे ये जो मिशन है ये आपका ऐसे मिशंस लॉन्च किए जाते हैं। उनमें से एक मिशन जो आपका सोयूज MS-26 जिसे हम कहते हैं। अब इसका जैसे इसमें व्हीकल जो है सोयूज 2.1A है, इसका जो लॉन्च साइट है वो बैकनूर कॉस्मोड्रोम करके है। क्रू मेंबर्स की अगर हम बात करें तो ये कहा कंसीडर किया जाता है कि नासास का ओल्डेस्ट एक्टिव एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट ये इसका हिस्सा जो है। मतलब ये तो मुश्किल ही पूछेंगे कौन इसका हिस्सा, बट मैंने पॉइंट्स ऐड ऑन कर दिए हैं। एम आपको याद रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन है और लाइक एस्ट्रोनॉट्स जो हैं जो कि रहेंगे वहाँ पे, तो रशिया से बेलारूस नासा के वो जाएंगे। रिसर्च एक्टिविटीज़ कई सारी परफॉर्म करना, कई सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिल के फिर रीसप्लाई प्रोवाइड करना जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे चीज़ों को पहुँचाना। तो यहाँ पे जैसे अभी सोयूज़ 25 आपका चल रहा है, इसके बाद सोयूज़ MS-26 आपका लॉन्च हो रहा है, तो इस टाइप से। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है कि लाइक सपोज प्रश्न आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेट हो जाए या फिर ये आपसे ये पूछा जा सके कि ऐसे कोई सप्लाई बेस्ड जो मिशंस होते हैं उनके बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो 2-4 आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। रिवीजन के लिए मैंने ये माइंड मैप डाला है, उसको आप गो थ्रू हो जाना। ठीक है, तो ये PDF आपको अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्लेड। अब जैसे जनरली पूछ तो नहीं सकते बट मेरे मन में आया क्योंकि एमपॉक्स के बारे में मैंने आपसे चर्चा ऑलरेडी कर रखी है, एमपॉक्स के ऊपर हमने चर्चा कर रखी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एमपॉक्स के कंटेक्स्ट में बार बार एक शब्द यूज़ हो रहा है क्लेड, तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पूछते हैं नहीं पूछते आई डोंट नो, बट ये बहुत ही ऐसा टर्म है जिसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, है ना। ये तो क्लेड्स और सब क्लेड्स क्या हैं, ये ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स या सब ग्रुप्स हैं। जैसे मान लो इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, जो सर्दी जुकाम और ये वाले जो वायरसेस होते हैं तो वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होता है, उनका सब डिवीज़न होता है।
तो जो है ना, तो वो मतलब एक जैसे एक ग्रुप में किसी को अगर आप डिवाइड करते हो, इट मीन्स उस ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं उनमें सिमिलैरिटी बहुत है, उस बेसिस में डिफरेंट ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, उसे क्लेड बोला जाता है। तो इट मीन्स व्हाट कि जैसे आप क्लेड शब्द की अगर आप बात करोगे तो इट सिंपली मीन्स जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी ऑफ जो भी एक जेनेटिक लेवल पे सिमिलैरिटी है वो है, एंड दे बिलोंग टू द सिमिलर सर्टेन ग्रुप्स या सब ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं। सो क्लेड एंड सब क्लेड्स are shown on phylogenetic trees as a group of viruses that usually have similar genetic changes and have a single common ancestor। ठीक है, तो ये शब्द थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है when you are using this term called as clade कि when you talk about the clade, clade में खास तौर से क्या है कि अगर आप clade शब्द की बात करोगे इट मीन्स जो वायरसेस हैं इनमें अगर वो सेम ग्रुप या सेम क्लेड से बिलोंग करेंगे तो एक समान सिमिलर जेनेटिक चेंजेस देखने को इसमें मिलेगा और सिंगल कॉमन एंसेस्टर से वो डिराइव हुए हैं। तो ये टर्म आपको याद रखना है कि क्लेड का जो एक आप वी कैन से कि जो क्लेड है उसका एक बेसिक प्रॉपर्टी आपकी क्या है। नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस इन न्यूज़ का टॉपिक है। अगर आप रीड करोगे तो यहाँ पे आईएनएस मैल्पे और आईएनएस मुल्की ये अभी है, तो उसके जो 2 सबमरीन वॉरफेयर लॉन्च हुई, तो आज के टाइम पे देखोगे यूपीएससी थोड़ा सा पीआईबी के कंटेंट पे भी बहुत फोकस करती है, तो ये न्यूज़ पीआईबी में भी आई थी और हिंदू के अंदर भी आई है। तो 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट वेसल्स जो है वो लॉन्च की गई। एंटी सबमरीन वॉरफेयर का मतलब होता है जो सबमरीन पर डूबी होती है उनको काउंटर करने के लिए, तो ये आपका लॉन्च किया गया है जिसे हम है ना। तो यहाँ पे आईएनएस मैल्पे और आईएनएस मुल्की ये टर्म आपको याद रखना है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी इसके फीचर आप पीडीएफ से रीड कर लेना, कितने मीटर की है, कितना स्पीड पे इसको चलाया जा सकता है, ये देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसमें मेंस का कोई प्रश्न नहीं बनेगा लेकिन प्रीलिम्स का बिल्कुल प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए ये जो है बन रहा है। तो ओवरव्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ बातें हमें जाननी है कि जैसे अगर हम लाइट की बात करते हैं, जैसे अगर आप मैं बोलूँ कि दीवार किससे मिल के बनती है, दीवार जो है वो आपकी ईंट से मिलकर बनती है। तो इसी तरीके से जो लाइट है किन पार्टिकल से मिलकर बनती है, तो उसके लिए जो शब्द हम यूज़ करते हैं वो फोटोन है। इट मीन्स जो लाइट है वो किससे मिलकर बनती है, वो फोटोन से मिलकर बनती है। तो ये जो फोटोन है यहाँ पे आप ये मानकर चलो कि जैसे सपोज करो कि है ना, मतलब जैसे मान लो ये आपका जस्ट अ मिनट, जैसे मान लो ये है ना, ये आपके अलग अलग सेल्स हैं, जैसे मान लो ये एटम है और ये आपके न्यूट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये जो फोटोन है अगर सपोज अगर लाइट आपकी इन पर फॉल कर रही है और ये जो लाइट जैसे लाइट मान लो इनमें फॉल कर रही है, अब ये लाइट जो है, लाइट बेसिकली क्या है, इट कैरीज फोटोन। फोटोन बेसिक पार्टिकल्स है जो लाइटों को बनाते हैं। इफ़ दिस फोटोन कैरी सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी, ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकते हैं, मतलब दे कैन मतलब एक्साइट हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, एक सेल से दूसरे सेल्स में मूव कर सकते हैं या रिमूव हो सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, जिसके माध्यम से हम ये कहते हैं कि जिस पे हम फोटो शब्द यूज़ करें, फोटो शब्द अगर यूज़ हुआ इसका मतलब क्या है, इट इज़ लिंक्ड विथ इट इज़ लिंक्ड विथ लाइट एंड बिकॉज ऑफ द लाइट में मौजूद जो पार्टिकल्स है जिसे हम फोटॉन्स बोलते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक्ड आउट, मतलब रिमूव्ड और ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल। तो ये जो है इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उन्होंने भी हाईलाइट आपका किया था। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये सोलर सेल्स में इसका एप्लीकेशन इन सोलर पावर की बात करें तो सोलर सेल्स में है। कहा जाता है कि इस इफेक्ट का यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसकी एफिशिएंसी बहुत अधिक आपकी इम्प्रूव और इंक्रीज जो है वो आपकी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक है आपके मतलब ये एक है, कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का प्रोसेस क्रिएट होता है, जो सूरज की लाइट फॉल करती है है ना, जो सोलर सेल्स के अंदर और फिर इलेक्ट्रिसिटी आपकी बनती है, तो उस प्रोसेस को बहुत एफिशिएंट किया जा सकता है अगर हम इस पर रिसर्च करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर लगातार। फिर इसके बाद ये है कि सोलर सेल की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। और कई जो सब एटॉमिक फीचर्स हैं, मतलब जो एटम्स के अंदर देयर आर सर्टेन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और उनके जो फीचर्स हैं उसको हम बहुत अच्छे से जो है वो जान सकते हैं।
सोलर टेक्नोलॉजी पे ह्यूज एडवांसमेंट आपका हो सकता है, और जो सोलर परफॉर्मेंस है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव। तो देखो ये मैंने थोड़े से पॉइंट्स आपको हाईलाइट कर दिए हैं। सोलर टेक्नोलॉजी पे मान लो आपसे कुछ लिखने को आ जाता है तो उसमें भी यू कैन मेंशन अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अपना आंसर में ये चीज़ मेंशन कर सकते हो। साथ में अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ओवरव्यू देखना है तो यही जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वही सारी चीज़ें इसमें मेंशनड है। मेनली जब लाइट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि लाइट मिलकर बनती है फोटोन से, ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन पे अगर फॉल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, दे कैन बी नॉकआउट और दे कैन मूव फ्रॉम वन सेल्स टू अनदर। तो वो ऐसी जो स्थिति उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे लाइट का इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपन व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। कोई भी सरफेस है, जिससे मान लो कोई मेटल सरफेस भी है ना, तो मेटल भी किससे मिलकर बनेगा, एटम से मिलकर बनेगा, और एटम के सेल्स में क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। लाइट फॉल कर रही है, लाइट जब फॉल करेगी तो इट विल रिजल्ट इनटू व्हाट वी कॉल इट एज, की जो जनरली सेंस में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का नॉकआउट, या इलेक्ट्रॉन जो है एक सेल से दूसरी जगह पे मूव करेगा। तो ये बेसिक एस्पेक्ट आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, जो मैंने आपको इंक्लूड कर दिया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना वॉइस क्लियर आपकी आ रही है। और देखो ये यूपीएससी का कंटेंट है, मैंने फिर कहा है कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपको हो सकता है लगे कि पता नहीं सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ये यूपीएससी की तैयारी है, यूपीएससी का करंट अफेयर्स है। इसका कंटेंट बहुत वेरी करता है, हाईली एडवांस होता है, वही सेम न्यूज़पेपर होता है जहाँ से सभी लोग पढ़ते हैं, बट कंटेंट आपको एक अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो मेरा प्रयास है कि वो कंटेंट आपको अच्छे से दिया जाए, टू द पॉइंट आपके नोट्स रहें, जिससे आपका रिवीजन आसान हो। बट आपको इससे भागना नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा वेटेज है और मेंस में भी बहुत अधिक आपका वेटेज है। दूसरी चीज़, जब साइंस में भी अगर आप देखोगे तो एक और टर्म यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आप साइंस वाले पेज में जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे चर्चा हो रही है, तो वहाँ पे ऑगर मिटनर इफेक्ट के बारे में मेंशन है। ऑल्दो दे विल नॉट आस्क यू कि पूरा डिटेल बताओ, बट एटलीस्ट ये पूछा जा सकता है कि ऑगर मिटनर इफेक्ट अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ा हुआ है। तो वी नीड टू नो अबाउट कि ऑगर मिटनर इफेक्ट क्या है। तो ऑगर मिटनर इफेक्ट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफ़र में ये प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होता है। मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब होना, फिर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होना, या इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो अफेक्ट है ये इसको डिटरमाइन करता है। तो पॉइंट आपको इतना समझना है कि रिसेंटली अगर मिटनर अफेक्ट न्यूज़ में था, तो इट इज़ रिलेटेड विथ व्हाट, इट इज़ रिलेटेड विथ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर। इसका बहुत जगह पे एप्लीकेशन है, खासतौर से सेमीकंडक्टर की फील्ड में इसका एप्लीकेशन बहुत ह्यूज है। ये भी है एलईडी टेक्नोलॉजी में है, और सिलिकॉन डिवाइस बनाने में, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करें तो वहाँ पे भी इसका काफ़ी अधिक आपका ह्यूज एप्लीकेशन जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक साइंस वाले में अगर पेज में अगर आप स्टडी करोगे, देयर इज़ अ बोइंग स्टार लाइनर एंड हीलियम इशू। ये एक टॉपिक अगर आप देखोगे राइट साइड में एक टॉपिक आपका है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, बोइंग का स्टार लाइनर जो आपका प्रोजेक्ट है एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो आपका मतलब डिले हो गया है। और इसका पीछे रीज़न क्या है, प्रोपल्शन सिस्टम फेलियर। प्रोपल्शन सिस्टम का मतलब है, कभी आपने देखा होगा कि जब कोई जब ये स्पेस क्राफ्ट या ऐसे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, तो आप देखोगे पीछे साइड पूरी आग सी लगती है, और फिर वो एक थ्रस्ट जनरेट होता है और वो फिर मूव करता है। तो उसे हम प्रोपल्शन सिस्टम बोलते हैं, जो आग सी लग रही है ना, और फिर जो उससे थ्रस्ट जनरेट होता है और वो फर्दर स्पेसक्राफ्ट आगे की तरफ जाता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि अभी एक जो प्रोजेक्ट है बोइंग स्टार लाइनर, वो आपका डिले हुआ है, और स्पेस एक्स का पोलरिस डॉन मिशन भी डिले हुआ है। हीलियम की बात करें, हीलियम इश्यूज़ की बात करें, इसकी वजह से। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि ये कुछ मिशंस आपके मतलब अफेक्ट हुए हैं, और इसके पीछे एक जो रीज़न हाईलाइट किया गया है वो है कि हीलियम लीकेज, ये एक पॉइंट आपका हाईलाइट किया गया। तो हमें जानना है कि हीलियम का रोल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सो देयर कैन बी ए क्वेश्चन कि अच्छा हीलियम का जो है इसमें जो हीलियम है, हीलियम का क्या आपका रोल है। तो रॉकेट में देखो, कोई भी रॉकेट होता है, जैसे मान लो कोई भी जो सैटेलाइट लॉन्च होती है, तो उसमें ना ऐसे साइड में रॉकेट्स लगे होते हैं, बूस्टर्स लगे होते हैं। तो जो स्पेसिफिक स्पीड और एल्टीट्यूड अचीव करना, जैसे उसको एक स्पीड के साथ आगे को लेकर जाना है ना, जैसे आप कार चला रहे हो, कार एक स्पीड से आगे तक जा रही है, तो एक स्पीड से आगे तक स्पेसिफिक स्पीड से अचीव करना और एल्टीट्यूड अचीव करना, ये आपका रॉकेट चैलेंजेस की बात करें। उसके बाद हैवियर रॉकेट्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए,
और इंजन भी बहुत पावरफुल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे, क्योंकि आप अगर रॉकेट की बात हम करें तो उसमें उसे एनर्जी भी चाहिए, फ्यूल का कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाता है, इंजन भी देखा जाए तो और पावरफुल इंजन की जो है। हीलियम की अगर बात करते हैं स्पेसिफिक, जो कि फ्यूल के रूप में यूज़ भी होता है, तो यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है एंड ये गैस फॉर्म में रहेगा, इवन सुपर कोल्ड एनवायरनमेंट में भी गैस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। दूसरा, नॉन टॉक्सिक है बट डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन व्हेन इनहेल्ड। तो मतलब ये थोड़ा सा ये भी हमें ध्यान में रखना है कि भले ये नॉन टॉक्सिक है, अगर टॉक्सिक होगा, अगर आप इनहेल करोगे एंड इफ इट्स टॉक्सिक तो ये बहुत नुकसान कर सकता है। लेकिन ये क्या है कि जो हीलियम की प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज़ नॉन टॉक्सिक, इट मीन्स अगर हम इनहेल कर लें तो वो ऐसा नहीं है कि नुकसान कर सकता, लेकिन बिकॉज इट कैन डिस्प्लेस ऑक्सीजन, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण रोल है। अगर हीलियम इनहेल किया जाए या हीलियम हमारे शरीर में प्रेजेंट हो तो इट विल डिस्प्लेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो इट विल हैव अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट। तो हीलियम एप्लीकेशन रॉकेट में क्या है, प्रेशराइज फ्यूल टैंक्स, ठीक है, मतलब फ्यूल के फ्लो के लिए बहुत हेल्पफुल है, कूलिंग सिस्टम को में भी बहुत हेल्पफुल है, इंटरनल प्रेशर मेंटेन करने में भी बहुत हेल्पफुल है जैसे ही फ्यूल कंज्यूम होता है। फिर ये रिएक्टिव नहीं, रिएक्टिव होगा तो मतलब रिएक्टिव का मतलब है कि जैसे मान लो हाइड्रोजन है वो तुरंत ऑक्सीजन से कंबाइन करके और कई बार एक्सप्लोजन तक स्थिति है, तो ये नॉन रिएक्टिव है एंड ये सेफ है हैंडल अगर किया जाए। तो हीलियम एप्लीकेशन रॉकेट में क्या हो सकता है, तो ये इसके एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एप्लीकेशन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी आपको ध्यान में जो है वो रखना है। तो क्योंकि रॉकेट का फ्यूल कंजम्पशन बहुत इंक्रीज हो जाएगा, तो एक लेवल तक अगर आप देखोगे कि जो फ्यूल टैंक है उसको प्रेशराइज करके रखना, ठीक है, अंडर प्रेशर ही वो अगेन गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, कूलिंग सिस्टम इंप्रूव करना या जो इंटरनल प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखना, तो उसमें हीलियम का एक महत्वपूर्ण जो है रोल रहता है। तो अभी हीलियम लीकेज है, अब अगर हीलियम लीकेज है तो आप ये समझो कि पूरे फ्यूल सिस्टम को मैनेज करने में हीलियम का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो अगर लीकेज होता है कहीं से भी, अगर वो लीकेज होगा तो पूरा का पूरा जो फंक्शनिंग है, क्योंकि बिना रॉकेट के तो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो नहीं सकता है, तो वो पूरा का पूरा जो फंक्शनिंग है दैट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो ये अभी फॉल्ट को डिटेक्ट किया गया है, जो फॉल्ट है कि सर्टन डेवलपमेंट हुआ है जिसकी वजह से हीलियम लीकेज है, और इसकी वजह से जो अबव जो मिशन हैं वो आपके डिले हुए हैं। अब इसमें पोलरिस डॉन मिशन मेंशन्ड है, ये हमने चर्चा कर रखी है। तो पोलरिस डॉन मिशन आपका ये क्रूड स्पेस मिशन है। क्रूड का मतलब हुआ कि क्रू मेंबर्स इस पे जाएंगे, मतलब इंसान जो है इसमें जाएंगे। स्पेस एक्स के द्वारा ये ऑपरेट किया जाएगा। पहला प्राइवेट स्पेस वॉक और लूनर ऑर्बिट मिशन है। तो स्पेस वॉक का मतलब है कि चलना, और लूनर ऑर्बिट मिशन मतलब मून में रीच करना। तो पोलरिस डॉन मिशन किसका है, स्पेसएक्स का मिशन है। इट्स नॉट अ नासा मिशन, इट्स अ प्राइवेट मिशन बाय द स्पेसएक्स, ठीक है, ये फैक्ट्स ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं एआई सैंडबॉक्स। अगर आप देखोगे तो ये मतलब आगे के पेजेस में दे रखा है एआई सैंडबॉक्स के बारे में। तो एआई सैंडबॉक्स के बारे में थोड़ा सा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बनता है। तो क्या है एआई सैंडबॉक्स, ये देखते हैं। देखो, अगर थोड़ा सा आपको तेज लग रहा हो, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि आप टॉपिक को पॉज कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो। अगर मैं इस कंटेंट को आपको 5-5 घंटे में कराऊंगा तो वो कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयास ये है कि कंटेंट आपके सामने है, उसको आप ध्यान से सुनो, वीडियो को सुनो, ठीक है। आप हो सकता है इनिशियल स्टेज में प्रिपरेशन में हो तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा हैबिट आपको डालना है इस टाइप के कंटेंट का। कुछ समय बाद आप देखोगे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पे एआई सैंडबॉक्स की बात करें, ये न्यूज़ में है। तो जैसे मान लो, देखो ये एआई सैंडबॉक्स यूज़ किस लिए आपका होता है, तो जनरली एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना। जैसे सपोज करो कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो आईएएस का पेपर तो एक बार ही होता है, बट प्रैक्टिस आप उसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बहुत बार करते हो, जिससे कि मेन जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उसमें वो गलती ना करो। तो जो टेस्टिंग एआई एप्लीकेशन मॉडल्स जो है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर करना, उसे एआई सैंडबॉक्स बोलते हैं। ये टर्म आपको याद रखना है। अब इसमें इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, सेफ एआई कैसे बना सकते हैं, वो सब कुछ आप प्रैक्टिस कर सकते हो एआई सैंडबॉक्स के माध्यम से। क्या हम नए आइडियाज़ ला सकते हैं, नए एल्गोरिदम कोडिंग जो है वो कर सकते हैं, प्रॉपर जो परफॉर्मेंस किस तरीके का उसको इवेलुएट कर सकते हैं, तब हम उसको मेन जो एरिया है वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो रिसर्च डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेट करना, कई रिस्पॉन्सिबल एआई लेकर आना बैंकिंग सेक्टर में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, मतलब एआई का एप्लीकेशन हर एक एरिया में। तो हर एक एरिया में इन एआई जो एआई सैंडबॉक्स का एप्लीकेशन, क्योंकि एआई का एप्लीकेशन हर जगह इंक्रीज हो रहा है, तो एआई सैंडबॉक्स का भी जो एप्लीकेशन है, क्योंकि उस एआई के एप्लीकेशन को हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एआई सैंडबॉक्स के माध्यम से ही हम जो है पूरा
देख सकते हैं। कंपोनेंट देखा जाए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें मशीन लर्निंग है, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है ना, ये कई सारे। तो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग मतलब डेटा के बेसिस पे जो मशीन है, दैट मशीन बेसिकली मतलब जैसे मान लो कंप्यूटर है या एआई बेस्ड सिस्टम है, डेटा के बेसिस में सीख रहा है, इनपुट सर्टेन डेटा एंटर कर रहा है, मतलब है ना, जैसे इनपुट डेटा आ रहा है उसके बेसिस में जो आउटपुट है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो धीरे धीरे जो मशीन है इट इज़ लर्निंग थ्रू द डेटा, इसे मशीन लर्निंग अगर बहुत ही लेमन में समझे तो हम इसे कहते हैं। फिर देयर आर सर्टेन यूज़र गाइडलाइन ऑल्सो, कैसे हम इथिकल एआई डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये सब कुछ कैसे किया जा सकता, क्या हम इथिकल एस्पेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं रेस्पॉन्सिबल एआई बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सब कुछ एआई सैंडबॉक्स के माध्यम से चेक किया जा सकता है। चैलेंज कई रेगुलेटरी कंप्लायंस है, उसके बाद ये भी हमें देखना है कि जो सैंडबॉक्स है उसका कितना ब्रॉडर यूज़ किया जा सकता है, उस पर भी फ्यूचर के अंदर कैसे उसके एप्लीकेशन को और फर्दर इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये भी चीज़ों को फ्यूचर के अंदर देखने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आप देख लो, ये माइंड मैप में सारी चीज़ें मिल जाएगा। शुरू करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक, बायो E3 पॉलिसी एंड बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन इन E3, बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन इन इंडिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर मैंने पहले भी बहुत डिस्कशन डिटेल में कर रखा, उसको फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पर ऑलरेडी बायो E3 में E3 क्या है ये मैंने पहले बता रखा है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि E3 का कंसेप्ट क्या है, एक बार ज़रूर से आप हाईलाइट करना, ठीक है। तो बायो E3 पॉलिसी का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में किस तरीके से इनोवेशन लेकर आया जा सकता है, बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, बायो एअप, बायो फाउंड्रीज, बायो। तो यहाँ पे जैसे मान लो देखो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है, बायोटेक्नोलॉजी शब्द का क्या मतलब है कि जब आप बायो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको अगर आप ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपका बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में आता है। इसके अलावा लाइक फॉर एग्जांपल जैसे वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, ऐसे ही मैंने एक कंसेप्ट आपको बता रखा है, बायोसिमिलर्स हम लोग बना रहे हैं या बायोलॉजिक्स जो है वो हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो है लाइक ना, तो बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, बायो एआई हब्स, बायो फाउंड्रीज। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का मतलब जो ऐसी चीज़ें जो बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड हो और उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। बायो एआई हब है। बायो फाउंड्रीज क्या होती हैं कि ये क्या है कि जैसे खास तौर से ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है बायो फाउंड्रीज, जहाँ पे जो बायोलॉजिकल साइंस है, केमिकल बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी और ये सब एक ही जगह पे अवेलेबल कराना। तो ये बायो फाउंड्री शब्द हम इस्तेमाल आपका करते हैं। फिर प्रिसीजन थेरापेटिक्स की बात की गई है या फिर प्रिसीजन मेडिसिन शब्द की बात की गई। तो प्रिसीजन मेडिसिन में आप याद रखो कि जो इंडिविजुअल पेशेंट है, जैसे हो सकता है कि एक इंडिविजुअल है उसकी जेनेटिक एस्पेक्ट डिफर करे, वेरी करे, और उसके अकॉर्डिंग एक जो दवा है वो डेवलप किया जाए स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल पेशेंट। तो इसे हम प्रिसीजन थेरापेटिक्स बोलते हैं, प्रिसीजन मेडिसिन या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं। फिर जीन थेरेपी, सेल थेरेपी, इनको डेवलप करना, ये सब कुछ आपका बायो E3 पॉलिसी के अंदर है। कुल मिला के जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है उसको आगे बढ़ाना। अब आपके मन के अंदर आ सकता है कि यहाँ पे सेल थेरेपी एक तरफ है, दूसरी तरफ जीन थेरेपी है, दोनों में बेसिक अंतर क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जीन थेरेपी मैंने आपको बहुत बार बताई कि जैसे कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने होते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे इंसान हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सेल के बने हैं। सेल के अंदर आपके क्या प्रेजेंट है, आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के सेगमेंट को जीन बोलता है। जीन थेरेपी के अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि जो अनडिजायर्ड जीन है उसको रिप्लेस करना या रिमूव करना। जैसे मान लो डीएनए है, डीएनए के सेगमेंट जीन है, तो जो डीएनए है उस डीएनए में अनडिजायर्ड जो जीन प्रेजेंट है जिसकी वजह से कोई बीमारी या दिक्कत आपकी हो रही है तो उसको रिमूव करना जेनेटिक लेवल पे जो हम प्रयास करते हैं, तो जीन थेरेपी हम कहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ जीन थेरेपी अगर हमें करनी है तो किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, सी से नाम स्टार्ट होता है, कमेंट सेक्शन में आप हाईलाइट करना। सेल थेरेपी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है, जो सेल्स हैं लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन सेल्स जो प्रेजेंट है, उन सेल्स को बाहर निकालना, सेल्स टारगेटेड सेल्स जो है वो रिमूव किए जाते हैं और फिर पेशेंट की बॉडी के बाहर इन सेल्स पे चेंजेस किए जाते हैं। यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल जहाँ पे जो टारगेटेड सेल्स आर दे आर रिमूव्ड एंड अल्टर्ड आउटसाइड द पेशेंट सेल, इन द सेंस कि मान लो कोई सेल्स हैं और उस सेल्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं तो उनको अल्टर करना, कुछ बदलाव करके और फिर उनको रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो सेलुलर लेवल पे जो चीज़ें की जाती है वो सेल थेरेपी कहते हैं, और नीचे अंदर जाएंगे तो वो बेसिकली जीन थेरेपी आता है। तो ये बायो इकोनॉमी में इस चीज़ को भी फोकस करने की जो है वो आपकी बात की गई है। तो ये पॉइंट्स थोड़े से आपको ध्यान में जो है वो रखना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और
जो माइंड मैप है उसको थोड़ा शो कर देता हूँ। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग हाईलाइट कर देना क्या माइंड मैप आपको प्रॉपर दिखता है क्या। मैं कमेंट देख रहा था, आप कह रहे थे सर बहुत लाइट है, कॉन्ट्रास्ट है, थोड़ा ऐसा कुछ आपका कमेंट था, तो जस्ट लेट मी नो। तो यहाँ पे देखो जो बायो E3 जो पॉलिसी है, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस बायो E3, अगर हम पॉलिसी की बात करें तो जस्ट अ मिनट, बायो 3 पॉलिसी की बात करें तो यहाँ की एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उसके अलावा इफ़ यू कैन सी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ का उपयोगिता बायोटेक्नोलॉजी में, हेल्थ के एरिया में जैसे वैक्सीन और दवाइयाँ बनाना, इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग में करना। चैलेंजेस क्या है कि प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं क्योंकि यहाँ पे आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हो बहुत सारे लेवल पे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या, आप पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाना चाहते हो, बहुत सारे हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जॉब क्रिएशन भी फोकस करना चाहते हैं, इनोवेशन भी है जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस हम करना चाहते हैं, रिसर्च पे फोकस इस पॉलिसी के तहत हम करना चाहते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कैसे रेगुलेट किया जाए, सर्टन गाइडलाइंस है, क्योंकि देखो इसमें ऐसी चीज़ें हम प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पे चीज़ों में लाइफ है, इन द सेंस बायोलॉजिकल चीज़ों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो सर्टन गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, प्रॉपर जो रेगुलेशंस हैं उन रेगुलेशन पे ध्यान देना, तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी, फंडिंग, पब्लिक अवेयरनेस, टेक्नोलॉजिकल बैरियर, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जॉब क्रिएशन, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, रिसर्च ग्रांट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सब कुछ आपका बायो E3 पॉलिसी के अंदर आपका इंक्लूडेड है। ऑल दीज आर इंक्लूडेड अंडर बायो E3 पॉलिसी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद और भी कुछ है, देखो बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें जो इसमें हाईलाइट की गई हैं, थोड़ा सा उनको भी देखते हैं। तो यहाँ पे एक तो 3D कल्चर की बात की गई, ये ध्यान से देखना। दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस एस्पेक्ट कॉल्ड एज 3D कल्चर, ठीक है। 3D कल्चर पर भी इन्होंने हाईलाइट किया, 3D कल्चर मॉडल पर जो है इन्होंने एक तरीके से हाईलाइट किया है। तो 3D कल्चर मॉडल क्या है या न्यू अप्रोच मेथड है, ये फिर प्रिसीजन थेरोपेटिक्स के लिए बहुत मैटर करते हैं। अब बार बार मैं आपको ऐसे शब्द का चयन कर रहा हूँ, हो सकता है आपने कभी सुना ना हो। तो प्रिसीजन थेरोपेटिक अभी मैंने आपको बताया कि जिसके माध्यम से आप पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना रहे हो। पर्सनलाइज्ड मतलब इंडिविजुअल पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग जो दवाइयाँ और सारी चीज़ें आप डेवलप कर रहे हो, तो वो क्या है, वो आपका प्रिसीजन थेरोपेटिक्स के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं। दूसरा देखो इसमें टर्म्स यूज्ड है, 3D सेल कल्चर क्या होता है। देखो 3D सेल कल्चर का मतलब, कभी आप अगर लैब आपने देखा होगा तो एक ऐसा एक प्लेट टाइप होती है जिसे हम पेट्री डिश बोलते हैं, उसमें कुछ सॉल्यूशन होता है और उसमें सेल्स का ग्रोथ होता है। तो वो बेसिकली जो डेवलपमेंट होता है उसे बोलते हैं 2D कल्चर। कल्चर का मतलब आप उन, जैसे मान लो कुछ सेल्स हैं, अब वही सेल्स को आप कंडीशन प्रोवाइड करोगे, धीरे धीरे ये सेल्स जो हैं वो अपना ग्रो करेंगे। और यहाँ पे क्या है, जो 2D सेल कल्चर है उसमें एक पेट्री डिश होती है, उसमें आप सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो और उसके माध्यम से जो सारे सॉल्यूशन आप प्रोवाइडेड हैं, वही सारे सॉल्यूशन से धीरे धीरे उसी प्लेट के अंदर या डिश के अंदर धीरे धीरे आपका वो जो सेल्स हैं वो ग्रो करते हैं। तो उसे हम 2D सेल कल्चर बोलते हैं। जब आप 3D सेल कल्चर की बात करते हो तो यहाँ पे जो सेल्स हैं दे आर अलाउड टू ग्रो एंड इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग। इट मीन्स आप उसको लिमिट नहीं कर रहे हो कि जो एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो उसी में सेल के ग्रोथ जो है वो डिटरमाइन हो रहा है। तो यहाँ पे आप जो सराउंडिंग है उससे इंटरेक्ट भी जो है वो आपका हो रहा है। तो ऐसा जो तरीका है सेल कल्चर का, सेल जो आप ग्रो कर रहे हो उन्हें हम 3D सेल कल्चर भी बोलते हैं। ये ध्यान में रखना। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या वायरस की कल्चर हम कर सकते हैं क्या, ये कमेंट सेक्शन में बताना। दूसरा टर्म यहाँ पे मेंशन है स्फेरॉइड्स। स्फेरॉइड्स क्या है कि ये 3D सेल का मतलब, जैसे आप ये मानो कि अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, जैसे अंगूर, ऐसे ही क्या है सेल का एग्रीगेट्स, मतलब सेल, बहुत सारे सेल्स आप मिला लो, उनका जो 3D सेल एग्रीगेट्स हैं जो कि किसी टिश्यू, मतलब जो सेल्स हैं, सेल्स मिलकर जो टिश्यू बनाते हैं या कुछ ट्यूमर है उसका वो मिमिक करते हैं। मिमिक का मतलब वो उसकी तरह बिहेव करते हैं, फिर उस पर हम बहुत सारी दवाइयाँ और ये सब जो है अपना टेस्टिंग कर सकते हैं, उसे हम स्फेरॉइड्स बोलते हैं। फिर आपका बोलते हैं ऑर्गेनॉइड्स, एक और भी होता है। तो मिनी ऑर्गन्स लैब में बनाए, जैसे मान लो अगर आपको कोई दवा बनानी है तो दवा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी प्रॉपर ट्रायल हो। ट्रायल आप या तो इंसान में करोगे, अब अगर आप इंसान में भी ट्रायल करते हो तो उसमें भी क्या होता है कि
मतलब उसमें सर्टेन सेल्स पे जाके वो एक्ट करती है दवाई, और फिर आप स्टडी करते हो कि इसका फ़ायदा क्या है, क्या कोई इसका साइड इफ़ेक्ट है क्या, ये सारी चीज़ें आप जो है आप देखते हो। तो इंसान पे ना करके या किसी और पे ट्रायल ना करके आपने एक मिनी ऑर्गन्स लैब में बनाया और उस पर फिर आपने उन दवाइयों की टेस्टिंग प्रॉपर जो है वो आपकी की, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनॉइड्स शब्द जो है हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एक और कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं बायो प्रिंटिंग। पूरे यूट्यूब में सर्च कर देना अगर किसी ने इस तरीके से पढ़ाया हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप मुझे मेरे सेशन से पहले जो है दिखा दोगे कि किसी ने इस टाइप से कवर कराया है, तो मैं आपको फ्री में कोर्स में ऐड कर दूंगा। बोलने का सिर्फ पर्पज़ इतना है कि आप एक चीज़ को फॉलो करो और आपका समय काफ़ी अच्छे तरीके से बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंट भी मैंने प्रॉपर आपको प्रिपेयर किया कि आप फटाफट इससे रिवाइज कर लो, इधर उधर आपका टाइम ना जाए। तो एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं बायो प्रिंटिंग। ये भी 3D प्रिंटिंग होती है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो 3D प्रिंटिंग टेक्निक है, जिसमें जैसे मान लो अगर आपको प्रिंटिंग करनी तो आप कागज़ का इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे बायोलॉजिकल मटेरियल का इस्तेमाल होता है और उसके माध्यम से टिश्यू या फिर किसी ऑर्गन जैसी चीज़ों को हम क्रिएट करते हैं। उसे हम 3D, उसे हम बायो प्रिंटिंग बोलते हैं। मतलब जैसे आप एक कागज़ को लेके कुछ लिखा आपने लैपटॉप में और उसको कागज़ के माध्यम से आप उसकी प्रिंटिंग प्रॉपर करते हो ना, जैसे कागज़ में फिर वो चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप बायोलॉजिकल मटेरियल जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हो, और ये जो बायोलॉजिकल मटेरियल है इसके माध्यम से आप एक स्ट्रक्चर, टिश्यू का स्ट्रक्चर या किसी ऑर्गन को क्रिएट करते हो। इसे हम बायो प्रिंटिंग बोलते हैं। फिर एक और टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन्स ऑन चिप्स। ये अगर आप देख रहे हो, ये आपका ऑर्गन्स ऑन चिप्स है। तो इसमें क्या है, देखो इफ़ यू कैन सी हियर, इसे हम ऑर्गन ऑन चिप्स बोलते हैं। ये क्या है, ये क्रिस्टल लाइक कई इसमें केमिकल की चीज़ें होती हैं, और इसमें ऐसे आप ये मानो कि ये कंप्यूटर की मेमोरी स्टिक की तरह आपका होता है, और इसके अंदर कई सारे ऐसे लिविंग सेल्स और टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे है, अब इन्हीं के ऊपर आप क्या करते हो, कई केमिकल का डाल के आप टेस्टिंग करते हो कि अच्छा अगर मैं कोई दवा डालता हूँ तो इस पर क्या इफेक्ट होता है। इसको इंट्रोड्यूस करोगे, मतलब किसी सिस्टम के अंदर डालोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन पूरी आ जाएगी कि अच्छा इसका ये जो आपने डाला है इसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्या है, किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो इसे हम ऑर्गन्स ऑन चिप्स बोलते हैं, या ऑर्गन्स ऑन चिप्स टेक्नोलॉजी शब्द इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप समझो कि जैसे ये पूरा का पूरा ये क्रिस्टल टाइप है, ये एक चिप की तरह है, और इसमें आपने क्या किया है, सर्टेन सेल्स और टिश्यूज़ को डाला हुआ है, और इसमें फिर आप टेस्टिंग कर सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना है। सो ग्लोबल जो ऑर्गन ऑन चिप मार्केट है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लगभग $1.4 बिलियन है बाय 2032, और यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। एनएम्स मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है। और मतलब ये क्योंकि देखो जो टेस्टिंग की जाती है ना, दवा जब आप कोई बनाते हो तो जब उनकी टेस्टिंग की जाती है तो उन टेस्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इन द सेंस अगर आप देखो तो मतलब बहुत सारे जीवों पे टेस्टिंग की जाती है, एनिमल्स पे की जाती है, चूहों पे की जाती है। तो उसके लिए अल्टरनेटिव डेवलप के लिए प्रयास किया जा रहा है, और उसमें ऑर्गन ऑन चिप का डिमांड बहुत अधिक है, क्योंकि उसमें आपको चिप लेना, सर्टन सेल्स लेने, डालने, चिप बनानी है, और उसके ऊपर अगर आप कोई टेस्टिंग करना चाहते हो ईजिली कर सकते हो। कई जगह पे इन्वेस्टमेंट भी ऑर्गन ऑन चिप रिसर्च डेवलपमेंट और इसमें बहुत अधिक हो रहा है। अब इसमें देखो, अगर भारत को भी इन एरियाज़ में बढ़ना है तो हमें हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए और ह्यूमन स्किल्स चाहिए। इन एरियाज़ में हमें काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी के एरिया पे अगर हमने काम नहीं किया है ना, तो वो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे, फिर उसको हम कभी भी कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए हमें बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन अपने एजुकेशन सिस्टम में करना पड़ेगा। जो मेरिट है उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, मतलब जो स्किल्ड लोग हैं उन पर हमें बहुत काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर इन जगहों पर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखा जाए कि करंट जो ड्रग डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं, ड्रग किसी भी ड्रग को अगर आप डेवलप करते हो तो उसमें बहुत सारे कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, टाइम भी बहुत लगता है। क्लिनिकल जब ट्रायल किया जाता है तो उसमें भी फेलियर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी ट्रेडिशनल सेंस में एनिमल्स को यूज़ किया जाता बहुत सारे हैं, और कई सारे मतलब फेलियर भी लेवल पे देखा जाए। फिर जो एक्यूरेसी देखा जाए तो वो भी उतनी अधिक नहीं होती है जो ट्रेडिशनल मॉडल है। मतलब जो दवा है, जब आप उन पर एनिमल्स पर टेस्ट करते हो कैसे वो बिहेव करते हैं, कई सारे लेवल, क्योंकि बहुत सारे लेवल पे जो एनिमल्स हैं उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी जेनेटिक लेवल पे आपकी प्रेजेंट होती है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और हाई पॉसिबिलिटी होती है कि जो ड्रग एफिकेसी हम उतना ज़्यादा डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ऑर्गन ऑन चिप का मतलब क्या हुआ, कि आप ह्यूमन ऑर्गन्स को एक तरीके से डिवाइस जो है वो ह्यूमन ऑर्गन को मिमिक करता है। जैसे हमारे शरीर में हार्ट है, लीवर, किडनी, कुछ भी है, तो आप जरूरी नहीं कि कोई दवा, मान लो लीवर वाली दवा, तो आप लीवर पे टेस्टिंग करो इंसान के। आप वो ऑर्गन ऑन चिप में वो सर्टेन सेल और टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, दवा को डाला और अपने आप ये टेस्टिंग आपकी प्रॉपर हो जाएगी कि अच्छा
ये जो दवा है इसका इम्पैक्ट ओवरऑल कैसा रहेगा इस ऑर्गन के सेल्स और टिश्यू पे, क्योंकि दवा फाइनली उसे सर्टेन ऑर्गन्स के सेल्स और टिश्यू पे ही इम्प्लीमेंट जो है वो आपका मतलब उसे वर्क आपका करना है। ये एक्यूरेट है, ड्रग की टेस्टिंग के लिए है, एनिमल्स पे रिलायंस आपको नहीं, मतलब एनिमल्स पे कमी आपको मतलब उनमें टेस्टिंग नहीं करोगे तो जानवर बहुत मरने से बचेंगे, और ड्रग को अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी, क्योंकि वो चिप को लेके आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में डाल के क्या इंपैक्ट पड़ा, कैसे इंपैक्ट पड़ा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाई जा सकती है, मतलब किसी के आपके जैसे मान लो कोई एक पेशेंट है, उसके लीवर्स के सेल्स लिए या कहीं के सेल्स लिए, उसके बेसिस पे उसकी टेस्टिंग कर ली फटाफट, और फिर उसको ये दवा देनी चाहिए इसके, है ना। जनरली क्या होता है कि एक मान लो लीवर की दवा है तो सारे इंसानों को फिर वही, मतलब अगर लीवर की बीमारी है तो हम मानकर ये चलते हैं कि हर इंडिविजुअल को लीवर की या किडनी से रिलेटेड कोई भी दवा दे रहा है तो सबको वो एक ही समान दवा दे देते हैं। यहाँ पे हम पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं, तो ये बहुत है। इसकी मतलब काफ़ी सारी कंपनीज ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं ये भी। अब चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस की बात करें तो इंडिया ने अभी फिलहाल कुछ रेगुलेटरी अमेंडमेंट भी किया है। इंडिया ने न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 को जो है अमेंड भी किया, जिससे कि ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी जो है या एनएम्स मैंने स्टार्टिंग बता रखा है, जो न्यू अप्रोच है, न्यू अप्रोच मेथड इन ड्रग इवेल्युएशन हम कर सकें। साइंटिफिक वर्कशॉप्स भी क्रिएट की जा रही, कोलैबोरेशन की भी ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, बहुत सारे लेवल पे एक्सपर्टीज़ चाहिए, बहुत हाईएस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है ना, मतलब आप खुद सोचो कि कितनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए लगभग 80 लेबोरेटरीज़ हैं, वो फोकस भी कर रही हैं 3D कल्चर और इन सब में। फिर डेडिकेटेड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पे काम किया जा रहा है। कई रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं, वो भी हमें देखना है, क्योंकि रेगुलेशन हम किस तरीके से करते हैं वो भी देखना जरूरी है। तो ये सब कुछ है जो चैलेंजेस हमें मीट ओवरऑल करना है। तो देखो भारत में आपको देखो प्रश्न इसमें क्या आ सकता है कि ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी क्या है, भारत इसका पोटेंशियल क्या है, और इंडिया में क्या क्या कदम उठाए गए हैं, हम क्या कदम उठाएं, ये इस साल अगले साल कभी भी पूछ लेंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मतलब आज है तो 10-15 साल तक ये बहुत ही रेलिवेंट रहेगी ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी, तो ध्यान में रखना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लो। पुरंदर फिग रिसेंटली सीन इन न्यूज इज आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, वैसे आंसर साइड में लिखा हुआ है। ये प्रीलिम्स विजय सीरीज जो आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, और आपको रिवीजन पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। जो जो लोग जुड़ेंगे उनको रिवीजन पीडीएफ मिलेगा। रिवीजन पीडीएफ का मतलब जो प्रीलिम से स्पेसिफिक पूरा कंटेंट है, क्वेश्चंस आपके हैं पूरे साल भर के, वो भी आपको मिलेंगे। जैसे पिछली बार मैंने PT 730 में आपसे शेयर किया था, ऐसे ही करके आपको हर महीने लगभग 300 क्वेश्चंस हर मंथ के down2earthphysics.org हिंदू और जितने भी सोर्सेस हैं वहाँ से सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पिछले बार के जो PT 730 उसके कंटेंट भी आपको मिलेगा, जो जो लोग प्रीलिम्स विजय सीरीज़ जो कि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसमें खाली टेस्ट नहीं है, ये भी आप याद रखना, शायद मैंने आपको कन्वे नहीं किया है, इसमें ये PDFs और ये सब भी इंक्लूडेड है। अब अगर आप ज्वाइन करते हो नहीं करते हो वो आपके ऊपर है, और 25% इसमें आज आपका ऑफ भी रहेगा। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चर्चिल कनाडा अडॉप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड टूरिज्म, ठीक है। चर्चिल कनाडा अडॉप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड टूरिज्म, ये एनवायरनमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये एक मतलब चर्चिल की बात करें तो ये टाउन है कनाडा के आसपास, और पोलर बियर्स के लिए जाना जाता है। अब देखो पोलर बियर्स की अगर बात करें तो मतलब आप एग्जाम्पल के रूप में कोट कर सकते हो कि जिस तरीके से बर्फ़ पिघल रही है और ये सब जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, इससे पोलर बियर को बहुत अफेक्ट, क्योंकि वो बर्फ़ में रहने की उसकी आदत है। जिस तरीके से आइस श्रिंक कर रहे हैं, पिघल रहे हैं, तो ओवरऑल पोलर बियर की पॉपुलेशन इससे काफ़ी अधिक अफेक्ट हो रहा है। और जहाँ पे मतलब अब जैसे हमारे यहाँ भी, अब जयपुर में देखो तो यहाँ पे आपको तेंदुए घूमते मिल जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि हर दिन मिल जाए, मतलब कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं। कई जगहों पे जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे जानवर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उनको कोई शौक थोड़ी ना आने का, उनका प्रे बेस, उनका हैबिटेट सब कुछ खत्म हो रहा है, तो वो उनको आना पड़ रहा है। अब जैसे मान लो लिपर्ड है तो उसके ऊपर स्टडी है की गई कि उसका प्रे बेस खत्म हो रहा है, तो वो जो डॉग्स को अपना प्रे समझते हैं और वहाँ पे आते हैं। इसी तरीके पोलर बियर भी घूमते फिरते आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये मतलब कनाडा के इस टाउन्स में। अब इकोनॉमिक शिफ्ट है, तो मिलिट्री बेस से टूरिज्म ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, टूरिज्म की तरफ जा रहा है, जो है फोकस किया जा रहा है। कई टूरिज्म एक्टिविटीज़ इस जगह पे डेवलप की, जैसे बेलुगा वेल है, नदन लाइट वीविंग है, बर्ड वॉचिंग है, ये सब चीज़ें जो है आपके टूरिज्म एक्टिविटीज़ इन जगहों पे डेवलप किया जा रहा है। लोकल जो है लोकल माइंडसेट्स की अगर बात किया जाए
तो उसमें भी कुछ बदलाव करने की कोशिश किया जा रहा है। कई सारे ट्रेन सर्विसेज जो पोर्ट्स हैं उनको दोबारा से सही किया जा रहा है। और जो परमाफ्रॉस्ट इशू, देखो और भी एक बड़ा इशू फेस करना होता है कि जो परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या है कि ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर बर्फ़ है, ज़मीन है, बर्फ़ है, बर्फ़ अगर पिघलेगी तो क्या होता है, जैसे मान लो कि परमाफ्रॉस्ट, जैसे डेफिनेशन क्या है कि ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर अगर 2 ईयर्स और उससे ज़्यादा तक बर्फ़ जमी रहती है तो उसे हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो ये बर्फ़ पिघल रही है। अब मान लो कि जैसे ज़मीन है, ज़मीन अगर धंसेगी, जैसे जनरली बर्फ़, जैसे परमाफ्रॉस्ट अगर बना है, परमाफ्रॉस्ट प्रेजेंट, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनी है, तो बहुत सारे देश, कनाडा और रशिया जैसे जो देश हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी फेस करनी पड़ रही है कि जो परमाफ्रॉस्ट है वो पिघल रही है और धीरे धीरे जो बिल्डिंग्स हैं वो टेढ़ी हो रही हैं, दब रही हैं, क्रैक आ रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये परमाफ्रॉस्ट इशू को ध्यान में रखते हुए चीज़ें डेवलप करना, इस पर भी फोकस आपका जो है वो आपका किया गया। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जो ये चर्चिल है जगह कनाडा के अंदर जो टाउन है, तो यहाँ पे किस तरीके से एक तरीके से कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलप करना, इस पे फोकस किया गया। तो आप इसको एग्जांपल के रूप में भी हाईलाइट जो है वो कर सकते हैं। ये माइंड मैप है, आप रिवाइज कर लेना अपना। नेक्स्ट देखते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा आपका फोकस भी किया गया है। जैसे सिकल सेल एनीमिया पे हो सकता है इस साल आपको प्रश्न मिल जाए, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं और बजट में भी इस पर बहुत स्पेसिफिक फोकस आपका जो है किया गया है। तो यहाँ पे लगभग मिलियंस इससे अफेक्टेड हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि सिकल सेल एनीमिया का जो कॉज क्या है, ये जरूर से आप हाईलाइट करें। अब यहाँ पे जैसे ट्राइबल एरियाज़ में बहुत प्रेवलेंट है, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनकी बात करें, और ये जेनेटिक कॉजेज़ हैं, हमने बहुत बार चर्चा भी इसके ऊपर कर रखी है। और सिकल सेल के तहत अगर आप याद हो तो जो ये आपके सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो इस टाइप के शेप हो जाते हैं, काजू की तरह, ठीक है, ऐसा शेप होता है, जनरली शेप ऐसा होता है। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लो ये ब्लड है और ब्लड अगर जा रहा है तो ये जो सिकल शेप्ड होगा तो ये ब्लड को रोक सकता है, ब्लॉक आपका हो सकता है, हार्ट का फेलियर और ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। ये है, कई सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, ऐसा है। फिर ये जो पेशेंट इन चीज़ों को फेस करते हैं तो उन्हें बहुत तरीके का सोशल स्टिग्मा और उसको फिर ब्लैक मैजिक से जोड़ा जाता है। आजकल देखो ना, ये जो ब्लैक मैजिक, और ये गवर्नमेंट को बहुत कदम उठाना चाहिए। आप देखो पॉडकास्ट और इन सब में उटपटांग की चीज़ें फैलाई जा रही हैं, वो जो पॉडकास्ट करते हैं उनकी तो मस्त कमाई हो जाती है, और जो वो फैला रहे हैं वो अपना कस्टमर ढूंढते हैं। आप समझो, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि इसमें ऐसा है, वो है, ब्लैक मैजिक हो गया है, मतलब कोई नॉर्मल बीमारी उसको भी ब्लैक मैजिक से जोड़ के और सुपरस्टिशन फैला रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया जैसी चीज़ों को भी फिर ब्लैक मैजिक की इसमें इसका साया है और इस टाइप की चीज़ें जो है फैलाई जाती हैं, सुपरस्टिशन, और लोगों की जो है इससे डेथ भी होती है। और साथ में देखो इससे ऐसा, क्योंकि फैक्टर तो जेनेटिक लेवल है, अब उसमें आप झाड़ फूक और ये सब करवा रहे हो तो उससे थोड़ी ना कुछ होने वाला है। तो ये थोड़ा सा मतलब आप ये देखो कि हम लोग ने सोचा था कि यूट्यूब जैसी चीज़ें हैं, इसमें अच्छा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा, बट आप ये मानो कि अच्छा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन तो उसको तो लोग देखेंगे ही नहीं, देखते ही नहीं हैं। बहुत कम हो गए हैं लोग जो उस कंटेंट, ऐसे कंटेंट को अप्रिशिएट करें, जो अपना बिलीफ सिस्टम है उसी के बेसिस पर वो चीज़ों को, कंटेंट को देख रहे हैं। और आज के समय में ये बहुत सारे जो ऐसे ब्लैक मैजिक और घोस्ट और इस टाइप के, आप देखो कितना ज़्यादा जो सुपरस्टिशन, डर, एक दूसरे के प्रति मतलब सस्पिशन डेवलप करना, है ना, कि मिठाई खाने से ये हो जाता है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें स्प्रेड हो रही हैं। तो टेक्नोलॉजी किस तरीके से सुपरस्टिशन और इन सबको स्प्रेड कर रहा है, ये देखना पड़ेगा। इससे पूरा का पूरा जो यूथ है ना, जो इस टाइप का कंटेंट देखेगा, आप सोचो उसका माइंड का कैसा डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव एबिलिटी उसकी कैसी होगी। इस पर आप लोग सोचना जरूर से, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट में इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे मिशन 2023 में, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया पे फोकस्ड है। आई थिंक 2047 तक हमें इसे ख़त्म भी करना है, एक बार चेक करना। इसे बहुत फोकस किया गया है कि हम एफर्ट की जो डिजीज़ है उसको डिटेक्ट किया जाए। इसमें लाइक हाइड्रोक्सी यूरिया एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में इंक्लूड की गई, जिसके खिलाफ इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ओनली 18% ऑफ अफेक्टेड रिसीव कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट, तो ये ट्रीटमेंट प्रॉपर होना चाहिए। हाई ड्रॉप आउट रेट है, देखा जाए स्क्रीनिंग डायग्नोसिस में जो मतलब प्रॉपर
जो प्रॉपर स्क्रीनिंग हो और दवा चालू की जाए, तो उसमें लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जेनेटिक लेवल पे चीज़ें तो लोग ध्यान नहीं देंगे, वो सोचेंगे कि कोई और रीज़न है और वो उस डायरेक्शन में अपना इलाज कराने चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे जीन थेरेपी हमें डेवलप करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, क्योंकि देखो हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन इससे बहुत अफेक्टेड है, तो हमें अपनी ट्राइबल पॉपुलेशन के प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाने पड़ेगा, ये बहुत मैटर करता है। चैलेंजेस क्या है, परमानेंट क्योर इसके लिए नहीं है, और ट्रीटमेंट जो है फॉलो करना, उसका मतलब लोग बहुत ही कम लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं। मेडिसिन की एक्सेसिबिलिटी है, फिर उसके बाद एक सामाजिक बहिष्कार टाइप होता है ना, कि इसको ये बीमारी है तो ये फैल जाएगी या कुछ भी इसमें इसका साया है, इस टाइप का उटपटांग जो है स्प्रेड रहता है, तो वो भी मैटर ऑफ कंसर्न है। हाइड्रोक्सी यूरिया एक अफेक्टिव मेडिकेशन कहा जाता है। जीन थेरेपी रिसर्च जो है चल रही है, बट ये भी कॉस्टली है। मेडिकेशन की सप्लाई बहुत ही, आप कह सकते हो कि उसकी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुअर वैक्सीनेशन कवरेज भी है, तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना। तो हमें क्या आगे कदम उठाना है, अवेयरनेस बढ़ाना है, ये बहुत मैटर है। प्रॉपर स्क्रीनिंग डायग्नोसिस करनी, एक्सेसिबिलिटी, दवा की एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है। अगर वैक्सीनेशन किसी बीमारी से रिलेटेड है तो वैक्सीनेशन पर भी हमें वर्क जो है वो करना है। ऑल दो आई थिंक सिकल सेल के लिए तो ऐसा कोई वैक्सीनेशन नहीं होगा, एक बार चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रिसर्च पे फोकस करना है कि किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, किस प्रकार का जो मेडिकेशन है वो क्या आपका किया जा सकता है, तो उस पर भी जो है कार्य करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। शुरू करते हैं। स्काई वॉकर, ये एक टॉपिक आपका फ्रेम होता है। सो यहाँ पे जैरेक आइजैक मैन है, और अगर आप देखोगे तो अभी जो ये स्पेसएक्स का पोलरिस डॉन मिशन है, स्पेसएक्स का ये मिशन है, पहला प्राइवेट स्पेस वॉक परफॉर्म किया गया है बाय द क्रू ऑफ द स्पेसएक्स पोलरिस डॉन मिशन। तो यहाँ पे जो एक बिलियनर है वो स्टेप्ड आउट, बाहर निकले हैं, फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। देखो प्राइवेट स्पेस वॉक का मतलब कि जो मिशन है वो किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, और देखो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए काफ़ी लोग जाएंगे, तो स्पेस टूरिज़्म और ये सब काफ़ी अधिक वी कैन से कि प्रमोट होगा, ये भी है। जहाँ तक स्पेस एक्स पोलरिस डॉन मिशन की बात किया जाए तो इस पर हमने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस किया। तो इसमें पहला इसका एम पहला कमर्शियल स्पेस वॉक है। क्रू जो है जितने भी सिविलियन एस्ट्रोनॉट्स, मतलब ऐसा कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, कई चीज़ों की टेस्टिंग करना, जैसे टेली मेडिसिन है, हेल्थ मैट्रिक्स के डेटा को कवर करना, फिर जो स्पेस वॉक है उसको कंप्लीट करना। टेली मेडिसिन का मतलब क्या होता है कि जैसे दूर बैठे कोई डॉक्टर है, वो टेली कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन का माध्यम इस्तेमाल करके और जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड आपका करना। तो ये सब चीज़ें भी आपकी देखी जा रही हैं। तो स्पेस एक्स का जो आपका ये मिशन है, जिसे हम पोलरिस डॉन एक्स मिशन जो शब्द इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब याद रखना है कि हेल्थ डेटा, टेलीमेडिसिन, कमर्शियल स्पेस वॉक्स परफॉर्म करना, ये इस मिशन का हिस्सा है। और जैरेक आइजैक मैन आपको नाम याद रखना है, जैसे जो कि फाउंडर है शिफ्ट फॉर पेमेंट्स के, तो उन्होंने एक कमर्शियल पहला स्पेस वॉक आपका परफॉर्म किया है। और नासा के साथ भी कोलैबोरेट करके डेटा का एनालिसिस करना, हेल्थ को मॉनिटर करना, स्पेस वॉक्स जो स्पेस वॉक है उसका कंप्लीशन फिर देखना कि जो कवरेज है उसका लाइव कवरेज करना, ये सब चीज़ें जो पोलरिस मिशन के अंदर परफॉर्म की गई हैं। नेक्स्ट आप देखो एडिटोरियल का एक टॉपिक है, वो एआई को उन्होंने थोड़ा सा और हेल्थ को लिंक करके बताया है, तो इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका, तो यहाँ पे क्या है कि फ्री एआई पावर्ड फिजिशियन फॉर एवरी इंडियन 24/7। अब फ्री एआई पावर्ड फिजिशियन, अब देखो ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऑब्जेक्टिव ये है कि एआई का इस्तेमाल करके हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब इसमें देखो जैसे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स का क्या है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल उन्हें पता है कि अच्छा ये बच्चा है, इसको ये तबीयत ख़राब है, ये दिक्कतें हैं XYZ, तो उस बेसिस में वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर लेते हैं। एआई बेस्ड जो सिस्टम है, फ्री एआई बेस्ड है, तो वो क्या है कि अगर उसको मतलब एक तरीके से सारा डेटा पर बेस्ड होगा कि अच्छा ये चीज़ें, इसके लिए ये दवा देनी चाहिए। कई चीज़ों के लिए अफेक्टिव हो सकता है बट हमेशा नहीं हो सकता है, तो इसका हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, अफेक्टिवनेस कैसे होगा, लॉन्ग टर्म कितनी वायबिलिटी है कि हम एआई को इस तरीके से इस्तेमाल करें हेल्थ केयर में, और ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए हम कितना जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या पॉसिबल है कि हर चीज़ अब एआई ही करने लग जाएगा, तो डॉक्टर वाला काम भी एआई ही करे, तो अब किस टाइप से है ये भी देखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा हो
तो ये कंटेंट है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपके इसमें रहते हैं। तो फंडिंग का इशू आएगा, मेंटेनेंस होगा, हेल्थ केयर पॉलिसी कैसे इसको सपोर्ट करती है, एआई बेस्ड सिस्टम अगर हम रन करना चाहते तो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फिर हेल्थ वर्कफोर्स कैसे इसके लिए रेडी है, पब्लिक अवेयरनेस कितनी है आप, क्योंकि एक डर भी तो है कि ये रोबोट पता नहीं क्या दे दे। फिर उसके बाद डेटा है वो भी देखना है। फिर उसके बाद लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड को अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार से है, कई क्योंकि सारा का सारा एआई जो वर्क करेगा वो आपका डेटा है, डेटा कितना है, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच हमें फॉलो करना है कि नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें जो है देखना पड़ेगा। तभी जो है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक संवेदना भी होती है, मोरल इथिकल एस्पेक्ट भी होता है, सांस्कृतिक अंडरस्टैंडिंग भी होती है। आप देखो कई सारे डॉक्टर्स होते हैं ना, वो मतलब ऐसे घरेलू बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे और पेशेंट को थोड़ा अच्छा फील कराएंगे, है ना, कि कई बीमारी का फिर पता फिर हो सकता है पेशेंट फिर आपका बताएं कि अच्छा देखो सर हमें ऐसे ऐसे दिक्कत है, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, अच्छा फीलिंग उनको आएगी, तो उससे जब आपकी रिकवरी भी अच्छी होती है। अब एआई बेस्ड सिस्टम कैसे, अगर वो डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, कैसे हेल्पफुल होगा वो देखना। ऑल्दो डॉक्टर के लिए डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प कर सकते हैं, बट इसमें ये भी नहीं कि डॉक्टर पूरे तरीके से एआई सिस्टम पर ही डिपेंडेंट हो जाए, तो वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न आपका बन सकता है, देखा जाए। अब यहाँ पे जैसे कई सारी चीज़ें, जैसे एआई का इस्तेमाल है, जैसे छोटे छोटे एस्पेक्ट है, हॉस्पिटल किचन सप्लाई नीड्स, बायोमेडिकल वेस्ट। अब ऐसे में एआई का यूज़ जो है किया जा सकता है, जैसे जहाँ पे नैरो इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। अब इसमें जो भी डेटा उस बेसिस में कि अच्छा अभी इतना कम है, इतना ज़्यादा है, इन चीज़ों की ज़रूरत है, या बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए, ड्रग के प्रोक्योरमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा आपको कई मॉडल्स की ज़रूरत होगी, लाइक फॉर एग्जांपल मेडिकल इमेज को एनालाइज करना, जैसे मान लो एक्सरे या जो भी लिया गया और उसको प्रॉपर एनालाइज करना, जो मेडिकल नॉलेज है उसको एक्सेस करना, पेशेंट ये देखना है। तो यहाँ पे हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स की ज़रूरत हमें पड़ेगा। लाइक अगर पेशेंट के साथ, अलग अलग पेशेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन हम करते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को है उनको उनके ट्रेनिंग को सपोर्ट करना, ये भी देखना है। फिर उसके बाद क्या है कि एक ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम है, मतलब क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है कि एआई डिसीजन किस बेसिस में कर रहा है, उसकी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, किस बेसिस में डिसीजन मेकिंग आपकी की जा रही है, तो वो थोड़ा सा देखना जरूरी है। और क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। और दूसरे देखो आप अकाउंटेबल कैसे करोगे, मान लो कुछ दिक्कत हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो कि डॉक्टर साहब ये जो चीज़ें मिली थी वो ठीक नहीं है, यहाँ भी मेरा ठीक नहीं हो रहा है, दवा 2 दिन खा के, डॉक्टर बोलेंगे अच्छा चलो ये 3 दिन खा ले, या अब ये वाली दवा लो, इस टाइप का मतलब वो रहता है। बट अब वो एआई सिस्टम कैसे वर्क करेगा देखना है, मतलब अपनी डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी कैसे लेकर आना है वो भी है। पेशेंट सेफ्टी पर क्या इंपैक्ट है, ट्रीटमेंट एफिकेसी कितना ट्रीटमेंट हेल्पफुल है, ये भी देखना जरूरी है। दूसरा क्या है कि जो इथिकल फ्रेमवर्क है एआई डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे मैंने आपको बताया ट्रस्टवर्दी एआई हो, सेफ रेस्पॉन्सिव एआई सिस्टम जो है वो डेवलप। इस बार मेंस में या निबंध में हो सकता है इस एरिया से आपके प्रश्न जो है हो सकता है, प्रश्न आपका बन सकता है। फिर उसके बाद जैसे क्योंकि एआई सिस्टम प्रॉपर जो है पूरा का पूरा डेटा पर बेस्ड है, अब वो डेटा जो कहीं पे है उस डेटा का सेफ्टी किस तरीके से रखी जाए ये भी देखना है। मतलब एआई गवर्नेंस की बात किया जाए कि जिस तरीके से एआई जो सिस्टम है उसको हम रन करते हैं या गवर्न करते हैं, तो एआई गवर्नेंस को हम कैसे करते हैं और उसमें किस प्रकार के इथिकल एस्पेक्ट का भी हम ध्यान रखते हैं, ये बहुत बहुत ज़रूरी आपका बन जाता है। तो यहाँ पे केन्या ने ग्लोबल नीड फॉर इथिकल एआई प्रैक्टिस की बात की है, केन्या ने इस चीज़ को कहा है, और रेगुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि देखो मतलब पूरा का पूरा अगर हम इस सिस्टम को दे देते हैं या एआई सिस्टम पे ही चला जाता है तो कितना इफेक्ट हो, क्योंकि देखो डेटा पर ही ये सारी चीज़ें बेस्ड है ना, और डेटा अगर बायस्ड है या सही नहीं तो उसके अलग अपनी दिक्कतें जो है वो होंगी। नेक्स्ट देखते हैं डार्क पैटर्न इन ई कॉमर्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बन सकता है कि डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक है ये, डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर देखा जाए तो ओवरव्यू ऑफ द डार्क पैटर्न की बात करें तो जो यहाँ पे क्या है कि जैसे यूज़र्स है ना उसको मैनिपुलेट करना, जैसे पूरा का पूरा डिजिटल सिस्टम, आप कोई चीज़ जब आप उस सिस्टम के अंदर होते हो तो ऐसे डिज़ाइन क्रिएट करना जिससे कि हम कहीं ना कहीं हमारा माइंड मैनिपुलेट हो और हमारी जो डिसीजन मेकिंग है किसी चीज़ को खरीदने की डिजिटल सिस्टम में, उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना आपके माइंड को, जिसे हम डार्क पैटर्न इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल है ना कि कई सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना ह्यूमन बेनिफिट, मतलब अपने कॉर्पोरेट बेनिफिट के लिए कि लोग चीज़ों को खरीदें
और इन्वेस्ट करें। तो डार्क पैटर्न जो है बहुत तेज़ी से इंडिया का जो डिजिटल लैंडस्केप है उसमें एक्सपैंड बढ़ता चला जा रहा है। ई कॉमर्स की अगर बात करें, और ये लगभग $350 बिलियन तक रीच कर सकता है 2030। तो इसको कंट्रोल करना, इसके लिए प्रॉपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर रेगुलेशन जो है वो आपका किया जाए। तो अब इसमें कई रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं इसमें, लाइक फॉर एग्जांपल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको भी अपडेट किया गया है। उसके बाद गाइडलाइंस भी इशू की गई हैं, कई पैटर्न्स है उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि आपको मतलब कंज्यूमर को अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। अब जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेट हो रहा है, लगभग 350 बिलियन यूजर्स आपके बढ़ रहे हैं, 936.16 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो ई कॉमर्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में मतलब अवेयरनेस जनरेट करना भी इतना आसान नहीं है, और वो ऐसा मैनिपुलेटिव थोड़ा इन्फॉर्मेशन या ह्यूमन साइकोलॉजी यूज़ करते हैं कि लोग उससे इंप्रेस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें खरीदना जो नहीं चाहिए वो खरीदने भी शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान रख के चीज़ें की आपकी जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना, हिडन सब्सक्रिप्शन कैंसिलेशन भी कई बार चीज़ें आप कर लो, आपने कार्ड की डिटेल दे दी और उसमें सब्सक्रिप्शन हटाने का ऑप्शन ही नहीं है, और आप डेटा भी नहीं हटा सकते। लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग होना, ये सब डार्क पैटर्न्स का ही होता है। यूरोपियन यूनियन में जैसे डिजिटल सर्विस एक्ट है, इसमें ऑनलाइन सेफ्टी आपका है, इसका जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट है, पर्सनल डेटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। अनफेयर कॉमर्शियल प्रैक्टिस डायरेक्टिव्स हैं, ये मिसलीडिंग और एग्रेसिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को एड्रेस करना। फिर उसके बाद यूएस, ये यूरोपियन यूनियन में ऐसे लॉज है। यूएस के अंदर कैलिफोर्निया का प्राइवेसी राइट एक्ट है, कनेक्टिकट डेटा प्राइवेसी एक्ट है, ये कंज्यूमर डेटा की प्राइवेसी मेंटेन करना। कोलोराडो प्राइवेसी एक्ट है, पर्सनल डेटा को कैसे करें, तो ये है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। मतलब ऑलरेडी दूसरे देशों में ऐसे लॉज एग्जिस्ट करते हैं, वो दे हैव स्टार्टेड टू रेगुलेट द डिजिटल सिस्टम, जिससे कि जो कस्टमर है उसको प्रोटेक्ट आपका किया जा सके। अब कई चैलेंज है कि कंज्यूमर मैनिपुलेशन बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है ना, तो यहाँ पे मतलब इन द नेम ऑफ कि नहीं है, यूज़र की ऑटोनॉमी है और उनके माइंड को मैनिपुलेट कर लेता है। ट्रांसपेरेंसी है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना या हिडन फीस इंक्लूड करना। फिर रेपुटेशन रिस्क भी है, कंपनी फेस बैकलैश फ्रॉम कंज्यूमर, डिक्रीज लॉयल्टी एंड नेगेटिव ब्रांड परसेप्शन। तो एक रेपुटेशन रिस्क भी है, मतलब अगर आप डार्क पैटर्न जैसी चीज़ों को फॉलो अगर करते हो। अब यहाँ पे लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं, जो भी डार्क पैटर्न है उन्हें फाइन या लॉ केसेस उनके खिलाफ आपके जो है हो सकते हैं। अब इथिकल डिज़ाइन की तरफ हमें प्रोसीड करना होगा, जहाँ पे जो भी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो डिजिटल इंटरेक्शन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुल मिला के जो सिस्टम है उसमें अगर आप कोई चीज़ बेच भी रहे हो तो उसमें प्रॉपर सारी जानकारी देते हुए, इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेटिंग यूज़र, उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और डार्क पैटर्न जो है इनको अवॉइड करने का ज़रूरत है ख़ास तौर से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो इस पर देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लो कई गाइडलाइंस, जैसे रेगुलेटरी रोल है, पूरा रेगुलर ऑडिट होना चाहिए, और अगर कोई कंप्लाई ना करे तो उस पर पेनल्टी लगनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें सर्टेन गाइडलाइंस की अगर हम बात करते हैं। फिर डार्क पैटर्न को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, कंज्यूमर को एजुकेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेक्नोलॉजिकल कुछ सोल्यूशन जो है लाया जा सकता है, जिससे कि ऐसे जो भी डार्क पैटर्न है उनको स्टडी करके और उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। यूज़र को एम्पावर करना है, ये भी बहुत मैटर है। फिर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, उसके बाद जो भी सब्सक्रिप्शन के टर्म्स हैं वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद इनोवेशन देखा जाए तो इथिकल ट्रेनिंग प्रॉपर करना, क्या अवेयरनेस जनरेट करना, ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये भी अगर आप देखोगे तो साइंस वाले पेज में राइट साइड में एक टॉपिक आया है, नीचे साइड ये टॉपिक आपका है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? तो जब जैसे मान लो दो वेव्स है ना, जैसे सपोज करो कि जो दो वेव्स, द फिनोमेना वेयर टू और मोर वेव्स सुपरपोज टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव ऑफ लेसर एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जैसे दो वेव्स हैं ना, जैसे जो वेव्स हैं तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देना, इस तरीके से करना कि जो फाइनल आउटपुट है वो आपका रिड्यूस हो। तो है ना, तो इंटरफेरेंस की जब हम बात करते हैं, मान लो एक ये लाइट की प्रॉपर्टी होती है, एक वेव्स है, एक इसी के ऊपर सुपरपोज कर सकते, एक ऐसे आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो वो इम्पैक्ट अलग से होगा। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें एक वेव्स को दूसरी वेव सुपरपोज कर लेती है, तो इससे क्या होगी, जो फाइनल वेव्स होगी वो कम एम्पलीट्यूड की होगी। मान लो एक वेव्स ऐसे है तो जो फाइनल होगी वो कम होगी, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये कब होता है, जब लगभग 180 डिग्री अपार्ट होता है। देखो बहुत टेक्निकल पे नहीं जाएंगे कि हम फिजिक्स का हम जो है वो डिस्कस करें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये वेव्स जो है लगभग 180 डिग्री अपार्ट्स रहते हैं, तो वहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको देखने को जो है मिलता है। एक दूसरे के आप कह सकते हो कि जो वेव्स हैं, वेव्स एम्पलीट्यूड उसका कैंसिलेशन होता है। सिंपल सी बात है, सपोज करो कि आप अपोजिट डायरेक्शन से कोई चीज़ आपस में टकराएंगी, तो एक दूसरे को बैलेंस, जैसे आप किसी को धक्का दे रहे हो, सामने वाला आपको धक्का दे रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो मतलब फाइनल आउटपुट क्या होगा, जैसे एक जो है फोर्स 10 से दे रहा है, दूसरा जो है 8 से दे रहा है, तो 10 वाला उसको धकेल देगा। बट ओवरऑल देखोगे तो कितना आ रहा है, 2 का एक्स्ट्रा जो है आपका फोर्स जो है लग रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो फाइनल वेव्स का आउटपुट है वो लेसर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कहाँ कहाँ कैंसिलेशन होता है, नॉइस कैंसिल। आज के समय में देखते हो ना, जो ये माइक्रोफोन्स और ये कान में लगाने वाले जो होते हैं ना, आज के टाइम पे लोग लगा लेते हैं, आसपास दुनिया में क्या चल रहा पता नहीं। फिर उसमें कई प्रॉपर्टीज़ आती है, नॉइस कैंसिलेशन, कई लोअर क्वालिटी के भी आते हैं, कई सस्ते भी आते हैं। अब इसमें स्टडी क्या कहती है कि देखो नॉइस कैंसिलेशन का इसका इस्तेमाल बहुत बड़ा है, बिकॉज उसमें अलग अलग डायरेक्शन से जो भी ये साउंड वेव्स आती हैं उनको कैंसिल किया जाता है, और उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फेनोमेना का इस्तेमाल आपका किया जाता है। लेकिन स्टडी ये भी कई कहती है कि इसका बहुत अधिक नुकसान भी हो सकता है जो ईयर्स हैं उसमें। क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल है, लाइक जो सिंगल मॉलिक्यूल स्विचेस हैं उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। साउंड वेव्स की बात करें, ऑडियो टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको बताया कई जगह पे, जैसे जो थिन फिल्म्स जो साबुन होती है ना, साबुन का जो झाग टाइप वो बबल बनता है, उसमें भी डिस्ट्रक्टिव जो है, लाइक ऑब्जर्व इन थिन फिल्म सोप बबल्स, जहाँ पे कुछ वेवलेंथ कैंसिल होते हैं। तो यहाँ पे आपसे जैसे ऐसे पूछ लिया जाए कि डिस्ट्रक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर विजिबल, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज आर विजिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना या एप्लीकेशन से रिलेटेड, ऐसा कुछ दे दो, 3-4 एग्जाम्पल दे दे, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सोप बबल में भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो होता है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो सोप का बबल बनता है उसके पीछे फिजिक्स का कौन सा कंसेप्ट लगता है। एनसीईआरटी में ये चीज़ है आपका, ठीक है। एनसीईआरटी और ये सब मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, अभी धीरे धीरे आप। फिर इसी तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जहाँ पे क्या है कि वो एक दूसरे को जो है एक दूसरे को ऐड ऑन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को धकेल रहे हो, है ना, दूसरा भी उसी को धकेल रहा है, तो दोनों का फोर्स ऐड ऑन हो जाएगा। तो ऐसे जब दो या उससे ज़्यादा जो वेव्स हैं वो एक दूसरे के को एम्पलीफाई करती हैं, बढ़ाती हैं, वेवलेंथ बढ़ती है, उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो आपका बोलता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब एक टर्म होता है फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस का मतलब हो गया जो वेव्स हैं वो एक प्रकार से किस फेस के अंदर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरफेरेंस के आप कह सकते हो प्रॉपर्टी को जानने के लिए। तो सिंपल सी चीज़ है कि जैसे मान लो है ना, डिफरेंट इस प्रकार से आपके डिफरेंट जो है वेव्स हैं। अब इसमें ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन अनवांटेड साउंड जो है वो ले सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन विच द डिवाइस जनरेट एन एंटीफेस। तो समझना कि जो माइक्रोफोन है, जैसे मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ और आसपास की आवाज़ भी उसमें जा सकती है, लेकिन क्या होता है कि ये जो आप कह सकते हो कि जो ये माइक्रोफोन है अनवांटेड साउंड ले सकता है, तो जो डिवाइस होता है वो एंटीफेस जनरेट होता है। अब आप ये समझना कि आपसे पूछा जा सकता है कि यार एंटीफेस फेनोमेना किस इंस्ट्रूमेंट में या इक्विपमेंट में इस्तेमाल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए एंटीफेस वेव्स किस, जैसे क्योंकि देखो डे टू डे टेक्नोलॉजी है ना ये, कि ये माइक्रोफोन और ये सब तो सब हेडफोन ये सब दुनिया भर के लोग यूज़ करते हैं, तो एंटीफेस वेव्स किस चीज़ से जुड़ी हुई है। तो आप क्या बोलोगे कि माइक्रोफोन जो होता है उसमें जो डिवाइस है वो एंटीफेस वेव्स जनरेट करता है, और ये जो एंटी वेव्स है ये बेसिकली जो भी बाहर की साउंड है उसके कैंसिलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस में इसका बहुत महत्वपूर्ण, हेडफोन्स और इन सब में बहुत महत्वपूर्ण इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। और इस ओवरऑल एक तो आपको याद रखना है इस टर्म को जिसे हम कहते हैं एंटीफेस वेव्स। दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना है दैट इज़ द फेनोमेना और द एस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये है यूपीएससी लेवल,
ठीक है, ये समझना। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, GOES-16 सैटेलाइट। अगर आप साइंस वाला पेज देखोगे, साइंस वाले पेज में नीचे साइड लेफ्ट साइड में आप नीचे देखोगे एक इमेज बनी हुई है, और उस इमेज में देखोगे तो GOES-16 सैटेलाइट, इसके बारे में चर्चा आपकी मतलब बना है, तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए। हमें देखना है कि यार ये हमारे क्या सिलेबस से जुड़ा हुआ है, तो आंसर है यस, हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ है। ये बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे लिए बन जाता है। तो टॉपिक का नाम क्या है, दैट इज जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट GOES-16। किस पर्पस के लिए है, वेदर मॉनिटरिंग के लिए है, फॉरकास्टिंग के लिए है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, 2016 के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें मैंने देखो माइंड मैप्स भी बना दिया, अगर आपको दिख रहा हो इसी से देख लेना। तो कई सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कई सारे, जैसे इसका नाम ही आप देखो ना कि नाम ही है वेदर से रिलेटेड है, तो पूरा का पूरा जो है जो डेटा है उसको देखना, फिर उसको प्रोसेस करना, और उसके बाद फॉरकास्ट एक्यूरेसी बढ़ाना। क्योंकि देखो आज के समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा जो डैमेज आपका हुआ है वो क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें अफेक्ट हुई हैं, इम्पैक्ट हुई हैं, वो है आपका वी कैन से कि है ना, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट और अफेक्ट हुई हैं वो है कि वेदर पैटर्न में बहुत बदलाव आया है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, एक शहर के अंदर आधे शहर में हो रही है, आधे में नहीं हो रही है, आपने चीज़ देखा होगा। तो एक्यूरेसी फॉरकास्ट की इम्प्रूव हो, डिज़ास्टर के लिए हम प्रिपेयर्डनेस रहे, ये बहुत मैटर करता है। तो नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट AI से जोड़ना है, डेटा को शेयर करना है, डेटा प्रोड्यूस करना है क्लाइमेट से रिलेटेड, ये GOES-16 सैटेलाइट का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जिसके माध्यम से वेदर फॉरकास्टिंग की एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव आपका हो जाए। ये चीज़ आपकी कही गई। कई सारी है कि एक तो एक्सपेंडिचर को एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि है ना, उसके बाद लाइक है ना, तो यहाँ पे अच्छा चलो एक जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद एक टॉपिक यहाँ पे बीच में मिस हो गया, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, एक जो टॉपिक है, यहाँ थोड़ा सा हेडिंग मिस हो गई, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंटेंट अरेंजमेंट में शायद ये हेडिंग मिस हो गई। यहाँ पे एक नया टॉपिक आ रहा है, शायद एडिटोरियल का ही है, ठीक है, एडिटोरियल का ही है। इसको मैं जब PDF आपसे शेयर करूँगा तब सही कर दूंगा इसको, ठीक है। ये टॉपिक किससे, एडिटोरियल का टॉपिक है, और इसमें आप ये मानकर चलो कि इस पर जो टॉपिक है कि जैसे आजकल डिजिटल कैंपेन और ये सब रन करते हैं ना, तो उसकी बात अगर किया जाए तो देखो हमारे देश के अंदर ये पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक, हमारे देश के अंदर हम क्या फॉलो करते हैं, दैट इज़ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं, ठीक। वी फॉलो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, एंड बिकॉज वी फॉलो अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, अब ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि हर एक पार्टी किसी न किसी सेक्शन को जो है रिप्रेजेंट करती है। तो डिजिटल कैंपेन एक बहुत महत्वपूर्ण मैटर रहता है। बीच में थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हैं, बट मैं PDF आपसे डालूंगा तो उसमें करेक्ट कर दूंगा, थोड़ा ये अरेंजमेंट में दिक्कत हो गई होगी। तो यहाँ पे देखना कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि देखो जो पार्टी है, जिस पार्टी के पास डिजिटल कैंपेन रन करने का एक कैपेबिलिटी है, तो वो उसका रीच लोगों तक बहुत बढ़ जाएगा। देखो आजकल सब लोग जाके ये जानना नहीं चाहते कि यार कौन पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से काम करती है, इससे किसी को ज़्यादा लेना देना नहीं है। मैटर क्या करता है कि यार मोबाइल फ़ोन में देखा, आप देखो कई इन्फ्लुएंसर्स हैं, और जहाँ वहीं से हम अपनी जानकारी ले लेते हैं। हम क्यों मेहनत करें कि हम इधर उधर जाके कर, इसलिए क्या है कि जिसके पास पैसा है वो डिजिटल कैंपेन के माध्यम से लोगों तक रीच करना, उस बेसिस पर जो वोटिंग बिहेवियर, एक टॉपिक आपके आता है वोटिंग बिहेवियर GS पेपर 2 का, तो वो इससे आपका जो वोटिंग बिहेवियर है वो बहुत अफेक्ट हो रहा है। तो देखो इसमें हम एक मनी पावर की बात करते थे ना, जिसके पास मनी पावर है, मनी पावर से जो पैसा वो जनरेट कर रहा है या जो उसका पैसा है उससे वो डिजिटल कैंपेन रन कर सकता है, और वो उसकी जो रीच है वो लोगों तक होगी, और लोगों के वोटिंग बिहेवियर को वो शेप कर सकता है। इसलिए ज़रूरी क्या है, एक्सपेंडिचर को, अगर कोई डिजिटल कैंपेन रन करता है, कभी TV में ऐड आ रहा है या कुछ ऐड आ रहा है, तो जो रन करता है इसको रेगुलेट करना बहुत बहुत मैटर करता है। क्यों कि एक तरीके से रिसोर्सेज की डिस्पैरिटी है। जो पार्टी की जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो डिजिटल एड्स में अपना रन करेगा, जिसके पास 1000 करोड़ है तो ज़रूर उसी को देखेगा। फिर उसके बाद जिसके पास नहीं है तो लोगों को क्या ही लेना देना। पहले के टाइम पे ये था कि भाई फिजिकल स्पेस में लोग इंटरेक्ट
कर लेते थे। अब आप इंटरेक्ट भी करोगे 100-500 लोग से ज़्यादा क्या ही इंटरेक्ट कर पाओगे। लेकिन अब जिनके पास पैसा है वो तो मिलियंस में लोगों तक रीच कर जाएंगे डिजिटल एड्स के। आज के समय देखो कि कोई वेबसाइट देख रहे हो तो वो पॉलिटिकल पार्टी का ऐड आ जाता है, तो वही जो वेल्दियर पार्टी है वो डोमिनेट करेंगी। अब ये सोचो, अपने दिमाग से सोचो कि यार ये चीज़ हमारी डेमोक्रेसी को कैसे अफेक्ट करेगा। क्या डेमोक्रेसी को मनी पावर जो है शेप करेगा क्या? आंसर बिल्कुल शेप करेगा, क्योंकि जो जो सिटीजन है और पार्टी है वो कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, वो डिजिटल ब्रिज से कनेक्ट हो रहे हैं। और इस डिजिटल ब्रिज में वही चढ़ सकता है जिसके पास पैसे हैं, डिजिटल कैंपेन से। तो यहाँ पे हमें देखना है सेगमेंटेड कैप्स स्पेंडिंग का, भाई इस एरिया में इतना स्पेंड कर सकते हो, इस एरिया में इतना स्पेंड कर सकते हो, इस चीज़ को आप हाईलाइट आप कर सकते हो। कंटेंट किस तरीके का कंटेंट दोगे उसका रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है कि जो थर्ड पार्टी कैंपेनर्स हैं उसके एक्सपेंडिचर को देखना, क्योंकि खुद ना करके किसी और को दे दिया, बोले अपने नाम से वो कर रहे हैं, देखना। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होना चाहिए जो कि पोस्ट इलेक्शन इस चीज़ का जो है ऑडिट करे। फिर क्या है कि प्लेटफॉर्माइजेशन चैलेंजेस भी होते हैं, है ना। जैसे कई लेवल पे कोई गूगल यूज़ कर रहा है, कोई मेटा यूज़ कर रहा है, तो कई स्ट्रैटेजी को अपनाया जाता, तो उसको भी देखना। एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट और नया कंसेप्ट है, ना आपको पॉलिटी में मिलेगा किताब में, तो ये बहुत ही नया एस्पेक्ट है कि किस तरीके से जो डिजिटल कैंपेन को रन करने की कैपेबिलिटी है वो हमारे डेमोक्रेसी को किस प्रकार से शेप कर रही है। अब जो है इलेक्शन कमीशन और जो संस्थाएं हैं उन्हें इस चीज़ को देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये वोटिंग बिहेवियर को बहुत हद तक शेप आपका करता है। तो यहाँ पे रूल बुक को अपडेट करना फॉर डिजिटल एज, फिर उसके बाद जो भी सॉल्यूशन हो कॉम्प्रहेंसिव उस पर स्टडी करना, रिसर्च करना, रूल ऑफ लॉ को भी इंक्लूड करना डिजिटल कैंपेन के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सत्य नारायण जो है आपका जो भी क्वेरी है, तो मैं ये नंबर जो आपसे शेयर करता हूँ उस पर आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, तो उसमें है ये सौरभ पांडे CAC ऐप है, वहाँ पे आप लोग अपना उसमें आप क्लिक करना, तो जो है वो आप उससे आपको जानकारी हो जाएगी सारी। ठीक है, उसमें आप मैसेज कर देना तो टीम आपसे रीच कर लेगी। अगर करंट अफेयर्स में आप सेशन देख के 4 घंटा टाइम करंट अफेयर्स में दे रहे हो तो कोई लॉजिक नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल वर्केबल ही नहीं है। आप मान कर चलो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा दो। मान लो मेरा सेशन है 35-40 मिनट, वो हो गए। आज का जैसे मंडे का सेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन आपने टाइम दिया और PDF से पढ़ लिया तो आपका बस हो गया, 1-1.5 घंटा में हो गया अपना। तो 1-1.5 घंटा बिल्कुल अभी, क्योंकि देखो जरूरी देना भी जरूरी इसलिए है कि मैं आपको ये कहता हूँ PDF को महीने भर इकट्ठा कर लो, जिस भी मैगजीन को आपको लगे कि यार ये बेस्ट है उससे कंटेंट कंपेयर कर लेना। UPSC लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक अपने आप को बेटर पोजीशन में पाओगे। अब इसमें देखो कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि करंट अफेयर प्लस कोर्स के अंदर चल रही है, जैसे PIB, डाउन टू अर्थ और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का सेट, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत सारे वो कंटेंट लगभग 30-40% मानकर चलो, वो मैं अलग से प्रोवाइड करता हूँ करंट अफेयर प्लस में। ठीक है, चलो एक नया टॉपिक है दैट इज़ न्यू ट्राइलोबाइट के बारे में। ट्राइलोबाइट मैं आपको बता देता हूँ, ये स्पीसीज होती हैं, इनको बोलते हैं। ठीक है, ये स्पाइडर टाइप क्या है, ये जो आपको दिख रही हैं इनको बोलते हैं ट्राइलोबाइट। ठीक है, अब इसमें आप ये देखो कि जो ट्राइलोबाइट स्टडी है इसका फॉसिल मिला है न्यूयॉर्क के अंदर। अब इसमें इनको 5th पेयर ऑफ अपेंडिजेस मतलब जो निकली हुई कोई चीज़ है, तो 5th पेयर इनको जो है डिस्कवरी इनकी की गई है। तो ये आपका कहा गया, और ये एक अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और नैनजिंग यूनिवर्सिटी उसने इसको कहा। अब इसमें क्या है कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो ट्राइलोबाइट का हेड है वो कितने, मतलब इस स्पीसीज़ के बारे में हमें पता चल रहा है ना कि भाई पहले इसके ये थे, अब एक्स्ट्रा ये भी पार्ट है, तो कितना जो हेड है वो कितने भागों में बटा हुआ है इसके बारे में जानना, लेग्स के कितने पेयर थे इसके बारे में जानना। ये जो कीड़े की ऑलमोस्ट जो है ये एक्सटिंक्ट ऑर्थोपॉड्स, मतलब कि एक ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट है ऑलमोस्ट, मतलब एक्सटिंक्ट ऑलमोस्ट क्या एक्सटिंक्ट ही है। और ये केकड़े और स्पाइडर वाली जो स्पीसीज़ है वहाँ से ये थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनकी बॉडी सेगमेंट्स में होती है, जैसे आप केकड़ा देखोगे ना तो अलग अलग सेगमेंट में, ये स्पाइडर में का देखोगे सेगमेंट्स में इनकी बॉडी होती है, जैसे थॉरेक्स, हेड, टेल ऐसा होता है। देखो इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं होगा, बस थोड़े पॉइंट्स याद रखना कि ये ट्राइलोबाइट्स जो हैं ये बेसिकली एक्सटिंक्ट है, इनका बॉडी सेगमेंटेड होती है। अब इनके कई जो ये अपेंडेजेस आपके होते हैं, इनके कई फंक्शंस होते हैं, खाने में, सेंस करने में, मूव करने में, इन चीज़ों में। अब इसमें इनको काउंट करने के कई मेथड होते हैं। देखो इस पर आई डोंट थिंक इतना जाना चाहिए, लेकिन फिर भी UPSC कोई भरोसा नहीं कि ये काउंटिंग मेथड कैसे, मतलब अगर इनको काउंट करना कितना अपेंडेजेस है तो काउंटिंग ग्रुप्स होते हैं।
जो इनका बाहरी हिस्सा एक होता है जिसको हमारे अंदर होता है स्केलेटन, हड्डियाँ, इनके अंदर बाहर होता है एक्सोस्केलेटन होता है, तो उसमें कुछ हिस्से हैं उनको काउंट करना। एंटीना और लेग जो है प्रिजर्व्ड है उनको काउंट करना, ऐसा तरीके होते हैं। बट देखो चैलेंज ये होता है कि आप जो है फॉसिल जो है मतलब क्योंकि मान लो 1000 साल पहले का कुछ मिला आपको, अब उसमें ये सब चीज़ें कैसे देखोगे, तो वो थोड़ा सा चैलेंज आपका रहता है। ठीक है, तो ये देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं डाई यूरेटिक ड्रग्स, ये एक टॉपिक है। मैंने आपको बताया संडे का भी सेशन का कंटेंट आज ही मैं कवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो डाईयूरेटिक जो ड्रग्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है कि ऐसा मेडिकेशन जो कि शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा फ्लूइड है ना उसको रिमूव करता है। तो कई बार हम देखोगे ना, कई ऐसे दवाइयाँ होती हैं उनकी प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं, नाम याद है तो अलग बात, नाम तो कोई नहीं पूछता है, लेकिन जैसे आपसे पूछा जाए कि यार रिसेंटली डाईयूरेटिक ड्रग्स है, इसका फंक्शन क्या है, तो आप समझना कि जो एक्सेस फ्लूइड होती है शरीर के अंदर उसको एलिमिनेशन इसका काम है। इसके टाइप्स क्या है, थाइजाइड, थायाजाइड, लूप, पोटेशियम स्पारिंग, ये है। फिर इसका कई हाइपरटेंशन और किडनी और हार्ट इससे रिलेटेड है, इसको रीड कर लेना आप। ठीक है, तो बस ये दवा का क्या नाम है ये थोड़ा याद रखना, इसका फंक्शन क्या ये है, ये सब कुछ मैंने ऐड कर दिया, रीड कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं MVABN स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इफेक्टिवनेस अगेंस्ट एम पॉक्स इन्फेक्शन। तो एक आपको याद रखना, रिसेंटली MVABN नाम से था, ये क्या है, तो ये वैक्सीन है, और ये वैक्सीन बेसिकली आपका एम पॉक्स जो भी बीमारी है हमने इसके ऊपर डिस्कस भी किया हुआ है, तो ये इसके लिए कहा जा रहा है कि इसके लिए इफेक्टिवली यूज़ की जा सकती है, और इफेक्टिवनेस इसका 58% है। एमपॉक्स वायरल डिजीज़ है और इट इज़ रिलेटेड विद स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की बात करें, ये कॉन्टेजियस डिजीज़ मतलब एक से दूसरे को हो सकता है। किस वायरस से होता है, वेरी ओला वायरस से होता है। 1980s में ये ख़त्म इसका हो चुका है, बट इसका हम एमपॉक्स में हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देख लो, ये पूरा माइंड मैप है, इसमें मैंने पूरा मेंशन किया हुआ है, आप इसको रीड कर लेना। ठीक है, स्मॉल पॉक्स एंड एमपॉक्स से रिलेटेड आप चाहो तो इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं द डिस्कवरी ऑफ गावी विरिग गैरी। तो यहाँ पे आप याद रखना कि ये एक तरीके से मतलब बहुत पुरानी कोई डेवोनियन कोलेकैंथ फिश है, एक फिश है पुराने टाइम की मिली है, और गोगो फॉर्मेशन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इस जगह पे ये मिला है, एक प्रकार से फॉसिल आप मानो। और ये जो सिग्निफिकेंस इसका ये है कि टेक्टोनिक एक्टिविटी मतलब जो प्लेट्स का मूवमेंट है ना, जैसे आप देखो कि जो जीव होते हैं ना उनके इवोल्यूशन को भी टेक्टोनिक मूवमेंट से जोड़ा जाता है। अब प्लेट का मूवमेंट का क्या हो गया कि जो अर्थ है उसकी जो अलग अलग सतह हैं उनमें मूवमेंट हो रहा है, तो वो जीवों का इवोल्यूशन कैसे करती हैं, तो उससे जुड़ा हुआ है ये जो है ना, इसका बहुत ही एंशंट ये फिश है आपकी, और गोगो फॉर्मेशन वहाँ मिला है, तो वो स्टडी लोग कर रहे हैं कि यार टेक्टोनिक जो एक्टिविटी है इससे किस तरीके से जीव का इवोल्यूशन हुआ है, क्या अफेक्ट हुआ है, ये आपका कहा गया। इसका जो फॉसिल है उसका नाम रखा गया है, ये आप याद रखना, गामू गावाई और विरिंगारी फिल्स जो है ये, तो फॉसिल नेम्ड गामुगारी विरिंगारी फिल्स गैप्स इन द कोलेकैंथ लीनिएज मार्किंग अ ट्रांजिशन बिटवीन प्रिमिटिव एंड एनाटॉमिकल फॉर्म। तो ये क्या है कि यहाँ पे इस पूरे के पूरे मतलब फॉसिल का मतलब जो रिमेन्स है उसका नाम जो रखा गया है वो ये है। ठीक है, तो आपको याद रखना, अगर आपसे पूछे कि ये रिसेंटली न्यूज़ में था तो ये क्या है, तो ये जो आपकी फ़िश है, एंशंट फिश है, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, ध्यान में रखना है। अभी क्या की थीम्स इसकी क्या है, अगर हम देखें तो अगर देखा जाए तो ये फॉसिल है, मतलब रिमेन्स है जो अभी डिस्कवर की गई है। फिर वो जो वेल प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन है, मतलब प्रिजर्व्ड है। उसके बाद टेक्टोनिक एक्टिविटी को स्टडी करना, जो अर्थ है उसका मूवमेंट किस तरीके से वो कैसा अफेक्ट किया, जो जीव होते हैं मूवमेंट है, जैसे मैराइन फिश है तो समुद्री है, तो मैराइन लाइफ कैसे इवॉल्व की है, तो ये सब चीज़ें हैं। और ये पर्टिकुलर जो आपका स्पेसिफिक जो जीव है जो कि इनसे बिलोंग करता है कोले कैंथ से, तो इनका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ इसको स्टडी करना। ठीक है, तो ये देख लें, माइंड मैप में भी इंक्लूड